शादियों का सीजन चल रहा था। गोल्डन रिसोर्ट गोवा में भी शादियों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। आज मेहंदी और संगीत का फंक्शन था। दूल्हा और दुल्हन दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। अनुराधा इधर से उधर कमरे में घूम रही थी। वो बार बार घड़ी की सुइयों को ही देखे जा रही थी, जैसे उन्हें किसी का बेसब्री से इंतजार हो। तभी कमरे में रीत आई। रीत पुणे में मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करती है। इसी की शादी की तैयारियां चल रही थीं। रीत की शादी बेंगलोर में रहने वाले अभय प्रताप से होने वाली थी। अभय बेंगलुरु में सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी राजवंश ग्रुप में पीआर डिपार्टमेंट का हेड था। इस वजह से उसे कंपनी की हर सीक्रेट पता होती थी। अभय देखने में हैंडसम और चार्मिंग था, मगर वो था एक नंबर का चालाक, मौका परस्त और कमीना। वो अपनी मीठी मीठी बातों से बहुत जल्दी किसी को भी फंसा लेता था, क्योंकि यही तो उसका रोज का काम था। सच को झूठ और झूठ को सच करना, बड़े बड़े मीडिया कंपनी को हैंडल करना और उसकी कंपनी में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेस की पब्लिसिटी करना। अभय और रीति की शादी कोई लव मैरिज नहीं थी, बल्कि उनकी एक शादी मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा फिक्स हुई थी। अभय की फैमिली ने किसी तरह का कोई डिमांड नहीं किया। उसके बाद उन दोनों की एंगेजमेंट कर दी गई। एंगेजमेंट के बाद अक्सर छुट्टियों में अभय रीत से मिलने जाता। उसने सबको अपनी बातों में ऐसे फंसा लिया था कि सब उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगे थे। उसकी बातों में आकर रीत की माँ अनुराधा ने शादी का पूरा खर्च से लेकर उनके हनीमून तक का खर्च उसी ने उठाया था। शाम को होने वाले संगीत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। तभी एक कार तेजी से रिजॉर्ट के अंदर आई। उसमें एक 28 साल की लड़की, जिसने अनारकली सूट पहन रखा था, कार से उतरी। सबकी नजरें उसकी तरफ ही थीं। लड़के तो अपनी नजरें हटा ही नहीं रहे थे। आखिर वो थी भी बहुत ही सुंदर। गोरी लंबी छरहरा बदन, तीखे नैन नक्श, कमर तक लंबे बाल। नाम था उसका प्रीत। प्रीत भी बेंगलुरु में ही रहती थी। तभी एक लड़का भागता हुआ आया और उसके गले लगते हुए बोला, आ गई आप? कब से सब आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रीत भी मुस्कुरा दी और पूछा, कैसा है तू? अरे अब तो तुम डॉक्टर आनंद हो गए हो। वो बोला, नहीं दी, मैं तो आपके लिए वही प्यारा छोटा भाई नंदू हूँ। प्रीत बोली, अच्छा ये बता माँ कहाँ है? आनंद उसे लेकर अपनी माँ के कमरे में लेता गया। अनुराधा जी उसे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, आ गई मेरी बच्ची, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। प्रीत बोली, कैसी हो आप? ठीक हूँ। प्रीत उन्हें गले लगाना चाहती थी। तभी अनुराधा जी बोली, अभी बाहर से आई है, पहले हाथ मुंह धो ले। माँ के मुंह से अपने लिए फिक्र देख वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई। तभी अनुराधा जी वापस से उसे टोकती हुई बोली, मैंने जो कहा था सब ले आई, और तू अपनी तरफ से अपनी बहन को क्या दे रही है? प्रीत अपने मन में सोचने लगी, सब कुछ तो मैंने ही दिया, शादी का पूरा खर्चा मैंने ही उठाया, तो फिर अब माँ मुझसे और क्या चाहती हैं? अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं उसे दे सकूं। वो बोली, माँ मेरे पास सब कुछ नहीं है, मैंने अपनी सारी सेविंग्स, अपना सब कुछ शादी में लगा दिया है, इसीलिए अब आप मुझसे और कोई आशा मत रखिए। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए ही कह रही थी। सब कहेंगे कि कैसी बड़ी बहन है, छोटी बहन को कुछ नहीं दिया। एक काम कर, तू जिस दफ्तर में काम करती है वहाँ से लोन ले ले और एक बढ़िया सी कार खरीद कर अपनी तरफ से अपनी बहन को दे दे। प्रीत बोली, माँ मैं जहाँ काम करती हूँ अब वहाँ मुझे कोई लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने वहाँ से पहले ही बहुत लोन लिया हुआ है। माँ रीत भी तो पिछले 1 साल से अच्छा कमा रही है, उसके पास भी तो अच्छी खासी जमा पूंजी हो गई होगी। अनुराधा जी प्रीत पर गुस्सा करते हुए बोली, ये क्या कह रही हो? तुझे पता है ना, अभी अभी उसकी नई नई शादी होने वाली है, उसके बाद उसके खर्चे बढ़ जाएंगे। मैं उससे उसके पैसे खर्च करने को नहीं कह सकती। वो तेरी सौतेली बहन है ना, इसलिए तुम खर्च नहीं करना चाहती। प्रीत अब और कुछ नहीं सुन सकती थी, इसलिए वहाँ से चली गई। तभी अनुराधा जी अपने मन में बोली, इस लड़की के तेवर तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गए हैं। अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी नहीं होती तो कब का इससे घर से निकाल दिया होता। अपने मन में ये सोचकर वह कमरे से बाहर निकलने लगी। अनुराधा की दूर की मौसी चिंता देवी उन दोनों की बातें दूर से ही सुन रही थीं। उसने अनुराधा से कहा, देख अनुराधा, अपने तो अपने ही होते हैं, वो सौतेली सौतेली, देख लिया सौतेली बेटी के तेवर। वैसे मेरे पास एक उपाय है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अनुराधा जी बोली, क्या उपाय है मौसी, जल्दी बताओ। चिंता देवी अनुराधा से बोली,
देख तेरी बेटी है तो बड़ी सुंदर, जो भी देखे इसे देखता रह जाए। तुमने बंसीलाल का नाम सुना है, जो हमारे गांव में जमींदार हुआ करते थे? हाँ मौसी, नाम तो मैंने बहुत सुना है। बहुत रुतबा, बहुत धन दौलत है उनके पास। चिंता देवी आगे बोली, बंसीलाल का एक बेटा है राधे श्याम। उसकी उम्र 45 वर्ष हो गई है। उसके 2 बच्चे हैं और उसकी लुगाई 3-4 साल पहले दुनिया को छोड़ पर लोग सिधार गई। वह अपने बच्चों के लिए दूसरी माँ ढूंढ रहा है। अगर तू कहे तो मैं तुम्हारी इस बेटी की रिश्ते की बात उससे चला दूं। बदले में वह तुम्हें लाखों रुपए देगा। अनुराधा बोली, ये क्या कह रही हो मौसी? अरे वह राधे श्याम थोड़ा शराबी कबाबी है, प्रीत उसे हर हाल में पसंद आ जाएगी। अनुराधा बोली, ये ठीक कहा आपने। वैसे भी उसकी उम्र 28 वर्ष हो गई है। अब कौन सा राजकुमार उससे इस उम्र में ब्याह करेगा? तू बोले तो मैं अभी ही उसकी एक तस्वीर खींच राधे श्याम को भेज दूं। अनुराधा बोली, ये तूने अच्छी बात कही मौसी। तभी चिंता देवी अपने फोन में खींची हुई प्रीत की तस्वीर दिखाती है। जब प्रीत कमरे में थी तो उन्होंने छुपकर उसकी बहुत सारी तस्वीरें ले ली थीं और उसे पहले ही राधे श्याम के यहाँ भेज दिया था। राधे श्याम के हाँ कहने के बाद ही उसने ये सब अनुराधा से कहा था। राधे श्याम प्रीत की अच्छी कीमत देने को तैयार था। पूरे 20 लाख वो देने के लिए तैयार था। अनुराधा बोली, मेरी तरफ से हाँ ही समझो। रीत की शादी होते ही हम प्रीत के हाथ पीले कर देंगे। चिंता देवी और अनुराधा दोनों खुश हो गईं। प्रीत अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी। वह अपने मन में बोली, सब कुछ तो किया मैंने ताकि माँ कभी तो मुझ पर खुश हो, पर पता नहीं क्यों वह कभी मुझ पर खुश होती ही नहीं। चाहे मैं जो भी कर लूं। तभी उसे अपने पापा की याद आई। वो बाहर निकल गई। बाहर आनंद उसे ही ढूंढ रहा था। आनंद बोला, दीदी आप कहाँ थीं? मैंने आपको कितना फोन लगाया, आप फोन उठा ही नहीं रही थी। वो आप मेरा सामान लेकर आई है ना? प्रीत मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बाबा लाई हूँ, पर ये बता पापा कहाँ हैं? आनंद बोला, वो तो लखनऊ में हैं। ऐसी कंडीशन में उन्हें यहाँ लाकर कौन परेशानी मोल लेता, इसलिए उन्हें वहीं छोड़ दिया। वो उनकी केयर टेकर है ना, उनकी देखभाल के लिए। तभी पीछे से रीत भी आ गई और बोली, दीदी मेरी शादी का जोड़ा कहाँ है? प्रीत बोली, चल दिखाती हूँ। प्रीत अपने साथ 2 बड़े बड़े लगेज लेकर आई थी। अनुराधा जी भी वहाँ पहुँच गईं। प्रीत ने सबसे पहले शादी का जोड़ा और उसकी मैचिंग ज्वेलरी रीत को दी। उसके बाद आनंद के लिए एक लेटेस्ट वर्जन का लैपटॉप दिया। फिर उसने कुछ कपड़े और गहने अपनी माँ को भी दिए। उसका पूरा लगेज खाली हो गया। रीत ने कहा, दीदी उस दूसरे लगेज में क्या है? उसने कहा, इसमें मेरे कपड़े और पापा के लिए कुछ सामान लेकर आई थी। रीत बोली, प्लीज आप मुझे दिखाइए ना। प्रीत ने दूसरा लगेज भी खोल दिया। उसमें से उसने अपने पापा के लिए लाए हुए कपड़े और ड्राई फ्रूट्स निकालकर अपनी माँ को दे दिए। रीत लगेज में रखे हुए कपड़ों को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने कहा, दीदी ये साड़ियाँ तो बहुत ही खूबसूरत हैं, इन्हें मैं रख लूं? प्रीत कुछ बोलती उससे पहले ही अनुराधा जी ने कहा, अरे रख ले, ये किसी दूसरे के थोड़े ही हैं, ये तो तेरी बहन के ही हैं। प्रीत को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर वह ये सब रीत को दे देगी तो फिर वह क्या पहनेगी। फिर उसे याद आया, किसी ने उसे ये कपड़े और ज्वेलरी बड़े प्यार से उसे लाकर दिया था। वह किसी को ये देना नहीं चाहती थी, इससे किसी के इमोशंस जुड़े थे। इसलिए प्रीत ने सबसे झूठ कहा, रीत ये मैं तुझे नहीं दे सकती, ये मेरे हैं ही नहीं। वह मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने ये सब अपनी एक दोस्त से मांग कर लिए हैं। और मेरी वह दोस्त की अभी नई नई शादी हुई है। उसने मुझे खासकर ये कहकर ये सब दिया कि मैं उसके कपड़ों को अच्छी तरह से रखूंगी। रीत मुंह बनाते हुए उन कपड़ों को वहीं लगेज पर फेंक कर चली गई। अनुराधा जी बोली, ये तूने अच्छा नहीं किया, छोटी बहन को उसकी शादी पर ही रुला दिया। माँ ये किसी दूसरे के हैं तो फिर मैं इसे रीत को कैसे दे सकती हूँ? ये तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए। अनुराधा जी बोली, देख रही हूँ आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। वो क्या रोज रोज तुझसे कुछ मांगती है क्या? तभी अनुराधा की नजर एक पैकेट पर चली गई। उन्होंने देखा उस पैकेट में करीब 1 लाख रुपए थे। अनुराधा जी बोली, अभी तो तू कह रही थी कि तेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर ये कहाँ से आए? तब उसने अपने मन में सोचा कि ये पैसे तो मैंने नहीं रखे, तो फिर ये यहाँ कहाँ से आए? फिर उसे कुछ याद आया और वह मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराते देख अनुराधा जी बोली, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। प्रीत ने बहाना बनाते हुए कहा,
दरअसल माँ, ये पैसे मेरी एक दोस्त ने शायद रख दिए हैं। वह जब मैं यहाँ आने वाली थी, मैंने उसे बताया था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर वह मेरी मदद कर सकती है तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसने कहा फिलहाल तो उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वह मेरी मदद जरूर कर देगी। इसीलिए उसने ये पैसे मुझे किसी से उधार मांग के दिए और कहा कि जरूरत पड़े तो ही खर्च करना, क्योंकि उसे ये पैसे इसी महीने लौटाना होगा। अनुराधा जी बोली, तो ठीक है, इसे मैं अपने पास ही रख लेती हूँ। तेरे पास चोरी होने का डर है। फिर सब वहाँ से चले गए। प्रीत अकेली वहाँ रह गई। उसे यहाँ आए 2 घंटे हो गए थे, पर अभी तक किसी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा था। सबको सिर्फ अपने से मतलब था। प्रीत को जोरों की भूख लगी थी। उसने सोचा चलो बाहर चलकर कुछ खा लेती हूँ। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा, फोन में फ्लैश होते हुए नाम को देखा और मुस्कुरा दी। उसने जल्दी से फोन उठाया और कहा हेलो। दूसरी तरफ से भरी हुई आवाज आई, पहुंच गई। प्रीत ने जल्दी से जवाब दिया, जी पहुंच गई। दूसरी तरफ से, पहुंच गई थी तो फिर तुमने फोन क्यों नहीं किया? मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। यहाँ से जाने के बाद तो तुम तो मुझे पूरी तरह भूल ही गई। प्रीत बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। वह इतने दिनों बाद मैं अपने घर वालों से मिल रही थी, इसलिए वह मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं फोन नहीं कर पाई। दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, कल शादी खत्म होने के बाद जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना। तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। इतना कहकर फोन कट गया। प्रीत के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। रात के 7 बज गए थे। संगीत का फंक्शन शुरू हो चुका था। अभय और रीत दोनों एक साथ बैठे। तभी प्रीत एक सिंपल सी साड़ी पहने हुए आई। अभय की नजरें उसी पर चली गईं। अभय ने पूछा, ये कौन है? रीत बोली, ये मेरी सौतेली बड़ी बहन है। अभय बोला, मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ याद नहीं आ रहा। अच्छा ये सब छोड़ो, अब हमारे साथ परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है। दोनों आज कपल डांस करने वाले थे। संगीत का भी फंक्शन खत्म हो गया। सभी अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अभय का ध्यान प्रीत पर ही था। वो बार बार याद करने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे कब और कहाँ मिला था। दूसरी तरफ प्रीत को भी अभय देखा देखा लग रहा था, पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह आज शादी का दिन था। सभी तैयारियों में लगे हुए थे। प्रीत अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान से अनजान अपने काम में लगी हुई थी। आज शादी का दिन था। सभी शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, पर प्रीत के पास कोई काम नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बहन की नहीं, बल्कि किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ शादी में आई है। कोई उसे किसी चीज के लिए कोई पूछ ही नहीं रहा था, और शायद कोई ये चाहता भी नहीं था कि वह शादी में शामिल हो। उसे याद है, उसकी माँ ने 2 महीने पहले अचानक एक दिन फोन किया और कहा, बेटा रीत की शादी तय हो गई है और तुम्हें ही उसकी शादी की सारी तैयारियां करनी है। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ और आनंद अभी बच्चा है। वैसे तो लड़के वालों की कोई डिमांड नहीं है, लेकिन वह चाहते हैं कि शादी खूब धूमधाम से गोवा के किसी अच्छे रिजॉर्ट में हो। तो बेटा, गोवा तो तुम्हारे बेंगलोर के काफी पास है, तो तुम सारा इंतजाम करवा देना। प्रीत पूछना चाहती थी कि रीत की शादी कहाँ और किससे तय हुई है, लेकिन उसके पहले ही उसकी माँ ने फोन काट दिया। प्रीत ने फिर अपनी माँ को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से अनुराधा जी बोली, हाँ बोलो। प्रीत बोली, आपने बताया नहीं कि रीत की शादी कहाँ तय हुई है। अनुराधा जी बोली, अरे बेटा, तू अपना टेंशन क्यों बढ़ा रही है? ये जानकर क्या करेगी कि उसकी शादी किससे हो रही है और कहाँ हो रही है। बस जितना काम तुझे बोल रही हूँ ना, करते रहे, बाकी की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दे। प्रीत ने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके पास फिर फोन आया। उसकी माँ ने कहा, बेटा, रीत अपने हनीमून पर सिंगापुर जाना चाहती है, इसलिए हनीमून का सारा खर्चा तुझे ही देना होगा। प्रीत बोली, माँ, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं तो सिर्फ एक छोटी सी नौकरी करती हूँ। अनुराधा जी बोली, अब तू कैसे करेगी, कहाँ से लाएगी? ये तेरी टेंशन है। तू ऑफिस में किसी से उधार ले ले या फिर लोन ले ले बेटा, सब तेरे हाथों में ही है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन की शादी अच्छे से हो जाए, तो तुम्हें सारा इंतजाम करना ही होगा। इसी तरह शादी की डेट भी पास आ गई, लेकिन एक बार भी किसी ने उसे ये नहीं पूछा कि वह कब आ रही है। शादी के 1 सप्ताह पहले रीत अचानक प्रीत को फोन करती है, दीदी, मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। जिस डिजाइनर से मेरा लहंगा बनवाना था वह बेंगलुरु शिफ्ट हो गई है, तो प्लीज आप मेरा लहंगा बनवा कर ले आइएगा। प्रीत बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने डिजाइनर का पता भेज देना, मैं उससे जाकर मिल लूंगी। अनुराधा जी प्रीत से बोली,
बेटा, तुम्हें रीत की शादी के चक्कर में अपनी छुट्टियां बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शादी के दिन एक दिन के लिए यहाँ आ जाना और अगले दिन चली जाना, जिसे तुम शादी भी अटेंड कर लोगी और सबसे मिल भी लोगी। उसे वो लोग सिर्फ जरूरत के वक्त ही फोन करते। आज प्रीत का मन बिल्कुल भी शादी में शामिल होने का नहीं था। वो ना तो तैयार हुई और ना ही शादी में शामिल हुई। ना तो किसी ने उसके बारे में पूछा और ना ही कोई उसे शादी में शामिल होने के लिए कहा। वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी एक फोन आया। फोन देखकर प्रीत ने जल्दी से आंसू पोंछे और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक आदमी की भारी सी आवाज आई, तुम रो रही हो क्या? प्रीत ने कहा, नहीं तो। प्रीत बोली, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं वापस आना चाहती हूँ। दूसरी तरफ वाला आदमी बोला, अभी बहुत रात हो गई है, कल सुबह होते ही तुम निकल जाना। सभी लोग शादी एंजॉय कर रहे थे और प्रीत अपने वापसी की तैयारी। प्रीत की शादी पूरी हो चुकी थी। सब दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे। कल सुबह सबको वापस जाना था। प्रीत का कमरे में दम घुट रहा था। वो ताजी हवा के लिए बाहर आ गई। तभी एक आदमी उसके सामने आया और बोला, पहचाना मुझे? प्रीत उसे देखकर चौंकते हुए बोली, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? उसका नाम नवीन था। नवीन भी राजवंश ग्रुप में ही काम करता था। प्रीत की वजह से ही उसकी नौकरी चली गई थी। उसने प्रीत से कहा, आज मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। उसने जैसे ही प्रीत का हाथ पकड़ा, प्रीत ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और उसे धक्का देकर भाग गई। नवीन सीधे भागता हुआ अभय के पास गया। अभी विदाई में थोड़ा वक्त था। अभय वहीं सोफे पर बैठा था। नवीन को हाँफता देखा अभय बोला, तू कहाँ से रेस लगाकर आ रहा है? नवीन बोला, अरे यार वो लड़की यही है। अभय ने पूछा, कौन सी लड़की? अरे यार वही लड़की जिसकी वजह से मेरी नौकरी गई। अभय बोला, कहीं तो उस प्रतीक राजवंश की रखेल के बारे में तो नहीं कह रहा? हाँ वही, मैंने उसे अभी अभी देखा था। तभी अभय का माथा ठनका। उसे याद आया कि उसने प्रीत को कहाँ देखा। अभय के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और अपने मन में बोला, अब आएगा मजा। उसने नवीन से कहा, आज तो मैं पहले उस प्रीत के साथ सुहागरात मनाऊंगा, फिर अपनी बीबी के साथ। आखिर उसमें ऐसा क्या है कि वो प्रतीक राजवंश उसे अपने सिर पर बिठाकर रखता है? अभय को प्रतीक राजवंश की सारी बातों की खबर थी। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर डेविल सी मुस्कान दे दी। दूसरी तरफ प्रीत भागती हुई आई। वो अपने कमरे में जा रही थी कि उसे रीत और माँ की बातें सुनाई देने लगी। अनुराधा रीत से बोली, बेटा चिंता मत कर, तेरे कार का इंतजाम हो गया है। जब तुम अपने हनीमून से लौटेगी तो तुम्हें तुम्हारी कार मिल जाएगी। रीत बोली, वो कैसे? अनुराधा जी बोली, मैंने उस प्रीत की शादी तय कर दी है, पूरे 20 लाख देने वाला है वो। रीत बोली, ये क्या कह रही हो माँ? आपने उसकी शादी किससे तय कर दी है? वो हमारे मायके के जमींदार का बेटा थोड़ा अय्यास किस्म का है। पहली बीवी मर गई। प्रीत की तस्वीर देखते ही उसने हाँ कर दी। प्रीत ने जैसे ही ये सब सुना, उसकी तो दुनिया ही हिल गई। अब वो आदमी बोला, तुम रो क्यों रही हो? प्रीत कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वो कोई और नहीं, प्रतीक राजवंश था। प्रतीक बोला, तुम रेडी रहो, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ। प्रतीक ने अपने असिस्टेंट जीत को कॉल किया और कहा, जेट रेडी करो, अभी गोवा निकलना है। सामने से असिस्टेंट जीत बोला, सर इतनी रात को? प्रतीक की गुस्से भरी आवाज आई, प्रीत प्रॉब्लम में है। जीत बोला, पायलट को अभी तुरंत आने को कहता हूँ। प्रीत भी अपना सामान पैक कर बाहर निकल गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, वरना उसकी माँ उसे जाने नहीं देगी और उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ उसकी जबरदस्ती शादी करवा देगी। इसीलिए वह बिना किसी को बताए बाहर निकल गई। बाहर वो किसी को ढूंढ रही थी। प्रतीक ने उससे कहा था कि वह रघु वहाँ भेज रहा है, जो उसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देगा। प्रीत रघु को पहचानती थी। तभी अचानक उसके सामने नवीन आ गया और उसे देखते हुए हंसते हुए बोला, इस रात के अंधेरे में कहाँ भागी जा रही हो? हमसे भी मिल लो। प्रीत बोली, देखो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। नवीन बोला, जो बुरा होना था वह तो हो चुका है, अब और क्या होगा? अब जो भी होगा उसमें मुझे तो बड़ा मजा आएगा। प्रीत उसकी बातों का मतलब समझ रही थी। वह चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से। नवीन ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रीत अपना हाथ छुड़ाने लगी। उसने इतनी कस के उसके हाथ को पकड़ रखा था कि वह उससे अपना हाथ छुड़ा भी नहीं पा रही थी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ गए। तभी आनंद बोला, दीदी ये कौन है और उन्होंने आपको ऐसे क्यों पकड़ रखा है? मैं इसे नहीं जानती। तभी नवीन ने कहा, नहीं जानती, ये बताना नहीं चाहती।
प्रीत की माँ ने नवीन को एक नजर देखा। उसे याद आया, ये तो उनके दामाद अभय का दोस्त है। अनुराधा ने नवीन से कहा, अरे बेटा, तुम तो अभय के दोस्त हो ना, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? नवीन बोला, ये तो आपको अपनी इस बेटी से पूछना चाहिए। इतनी रात गई, इतना सारा सामान लेकर कहाँ भागे जा रही है? प्रीत बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं अपने घर वापस जा रही थी। नवीन हंसते हुए, इतनी रात को वह भी अकेले? अनुराधा जी बोली, ये ठीक कह रहा है, तुम इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही थी, वह भी हम सबको बिना बताए। प्रीत कुछ नहीं बोली। उसे चुप देखकर नवीन बोला, अपने यार से मिलने। अनुराधा बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? आपको अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता? अनुराधा जी बोली, क्या नहीं पता? ऐसा तुम क्या जानते हो? नवीन बोला, आपने ऊपर से नीचे तक अपनी बेटी को देखा है। आपकी बेटी सिर्फ 12वीं पास है। इस 12वीं पास को ऐसी कौन सी नौकरी मिल गई है जो ये आप सबके इतने खर्चे उठा रही है और अपने को इतना मेंटेन कर रखी है? मैं बताता हूँ, आपकी बेटी रातों को मर्दों के बिस्तर गर्म करती है। इतना सुनते ही प्रीत ने उसे एक जोर का थप्पड़ लगाया। नवीन बोला, क्यों? असलियत सामने आ गई तो बहुत गुस्सा आ रहा है। आंटी जी, आपकी बेटी आज अपनी ही बहन की शादी में क्यों शामिल नहीं हुई पता है? क्योंकि राजवंश ग्रुप के हर एक आदमी से पहचानता है इसकी पोल कहीं खुल ना जाए, इसलिए वह शादी में शामिल ही नहीं हुई और सबकी नजरों से बचते हुए भाग रही थी। तभी आनंद बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? नवीन बोला, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो जाओ अपने जीजा जी से ही पूछ लो, मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। इसकी वजह से ही मेरी नौकरी भी चली गई थी। प्रीत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही रघु वहाँ आ गया और बोला, मैडम गाड़ी तैयार है, सर ने आपको अभी एयरपोर्ट बुलाया है। रघु की बात सुन नवीन जोर जोर से ताली बजाने लगा और कहा, सुन लिया, मैं क्या झूठ बोल रहा था? अनुराधा जी ने गुस्से में एक थप्पड़ प्रीत को लगाया और बोली, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये सब करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? प्रीत जोर से हंसते हुए बोली, अगर मैं मर जाती तो आपके ये नखरे कौन उठाता? वाह, आज आपको अपनी इज्जत की बड़ी परवाह हो रही है। उस समय आपने ही मुझसे कहा था, किसी भी हालत में आपको पैसे चाहिए, मैं जैसे भी कमाऊं, आपको सिर्फ पैसों से मतलब है, क्योंकि आपको अपनी बेटी और बेटों का भविष्य बनाना है। उसके लिए मेरा भविष्य क्यों ना खत्म हो जाए। आपको किसी चीज की चिंता नहीं थी। मैं तो आपको अपनी माँ समझती थी, लेकिन आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। आपने मुझे सिर्फ पैसों की मशीन समझा। आपने कभी सोचा कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाकर दे रही थी? आपको सिर्फ अपने ही बच्चे की परवाह थी, मेरी नहीं। कभी आपने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा ही नहीं। मैंने अपना हर फर्ज पूरा किया, चाहे जैसे भी हो। हाँ, ये बात सच है, ये पैसे मुझे किसी के साथ रात गुजारने के लिए मिलते थे, लेकिन इन्हीं पैसों से आपका बेटा डॉक्टर बन गया, आपकी बेटी मैनेजर, और ये तो तामझाम आपने शादी में लगा रखी है। उसका एक एक पैसा मेरी उसी कमाई का है। आप लोगों ने जो इतने सारे शौक पाल रखे हैं, वह सारे शौक मेरे इन्हीं पैसों से पूरे होते हैं, और आज आप मुझे ही गाली दे रहे हैं। अनुराधा जी ने सबके सामने गुस्से में एक और थप्पड़ गाल पर मारा और कहा, कलंकिनी कहीं की, हमारे खानदान को तुमने कलंकित कर दिया। तुम्हारी जैसी कलंकिनी की इस घर में कोई जगह नहीं। हमें पता होता तो तुझे कब के धक्के मारकर बाहर निकाल देती। प्रीत अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने कहा, अभी देर नहीं हुई है। अगर आपको इन पैसों से इतना ही परहेज है तो आप अपनी बेटी से कहिए, अभी उसने जितने जेवर पहन रखे हैं वह सारे मेरे ही पैसे के हैं, सब उतार कर फेंक दे। तभी आनंद बोला, मुझे तो आपको दीदी कहने में भी शर्म आ रही है। उसने उसका दिया हुआ लैपटॉप लेकर वहीं फेंक दिया। प्रीत ने कभी नहीं सोचा था कि आनंद उससे ऐसे बात करेगा। प्रीत बोली, तू डॉक्टर बना है, वह भी मेरे पैसे से ही। एक काम कर, अपनी डिग्री में आग लगा दे। कर सकता है वह ऐसा? नहीं कर सकता तो तुझे मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। हाँ, मैं कलंकिनी हूँ और मुझे अपने आप पर कोई शर्म नहीं है। अगर मैं नहीं होती, आप और आपकी ये दोनों बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे होते। आज जब ये दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं, तब भी तो हर चीज के लिए आप मेरे पास ही हाथ फैलाती हैं। अनुराधा बोली, मुझे नहीं पता था कि मैं एक कलंकिनी के पैसों से अपनी बेटी का घर बसा रही हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे तुम्हारी एक पाई भी नहीं लेती। प्रीत बोली, आप जो सबके सामने ये ढोंग कर रही हैं, उसे अपने पास ही रखें। मुझे आपकी हर सच्चाई का पता चल गया है। आपने मेरा सौदा अपने ही गांव के जमींदार के बेटे से कर दिया है। प्रीत चिल्लाते हुए बोली, किया या नहीं किया? बोलिए। अनुराधा जी, ये तुम क्या कह रही हो?
प्रीत रोते हुए, मैंने अपने कानों से सब सुना कि कैसे आपने मेरी शादी अधेड़ उम्र के आदमी के साथ 20 लाख में तय कर दी। अनुराधा की मौसी चिंता देवी बीच में बोली, अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, अपनी उम्र देखी है, इस उम्र में तुम्हें कौन सा राजकुमार तुमसे ब्याह करेगा। एक तो तेरी माँ तेरा घर बसाने की सोच रही है और तू उल्टे ही अपनी माँ को गाली दिए जा रही है। किसी ने ठीक ही कहा, सौतेली तो सौतेली ही होती है, चाहे जो कर लो। प्रीत बोली, आपने ठीक कहा, सौतेली तो सौतेली ही होती है। अगर मेरी माँ जिंदा होती, वह कभी मेरी शादी कभी ऐसे आदमी से नहीं करती जो एक नंबर का अय्यास हो। अगर इन्हें मेरी इतनी ही चिंता होती तो ये पहले मेरी शादी करवाती, ना कि रीत की। उन्हें भी पता था कि मेरी शादी अगर पहले हो गई तो उनके सारे खर्चे कौन उठाएगा। अनुराधा जी बोली, तुमने कभी सोचा है तुम्हारे बाप को पता चलेगा उसकी बेटी एक कलंकिनी है जिसने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी तो उस पर क्या गुजरेगी। प्रीत बोली, आपको मेरे पिता की चिंता करने की जरूरत नहीं, वह अपनी बेटी को जरूर समझेंगे। तभी चिंता देवी बोली, अरे इस कलंकिनी से क्यों बहस कर रहे हो, ऐसी लड़की तो समाज के लिए कलंक है, इसे देखकर हमारे घर की बहू बेटियां भी बिगड़ जाएंगी। चिंता देवी ने उसे जोर का थप्पड़ मारा। प्रीत लड़खड़ाकर गिरने को हुई। उस वक्त दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। उसे देख नवीन के तो पसीने छूटने लगे। चिंता देवी के थप्पड़ मारते ही प्रीत लड़खड़ाकर गिरने को हुई तो तभी दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। सामने खड़े शख्स पर जब नवीन की नजर गई तो वह डर से कांपने लगा। प्रीत उन बाहों के स्पर्श को अच्छी तरह पहचानती थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने धीरे से कहा, आप आ गए। प्रतीक ने उसे संभालते हुए खड़ा किया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर प्रीत के चेहरे पर गई, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। प्रीत के दोनों गालों पर थप्पड़ की वजह से लाल हो गई थीं। उंगलियों के निशान उभर गए थे जो उसकी माँ और उसकी मौसी ने मारा था। तभी काले सूट में बहुत सारे लोग आ गए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनके हाथों में गन थे। ये देख सब डर गए। अनुराधा जी बोली, तुम कौन हो और क्या चाहते हो। प्रतीक ने अनुराधा की बातों को इग्नोर करते हुए पूछा, किसने इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। प्रीत अब और कोई तमाशा नहीं चाहती थी, वो चुपचाप यहाँ से चली जाना चाहती थी। उसने धीरे से प्रतीक से कहा, प्लीज आप मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। ये सुनकर प्रतीक ने उसका हाथ थामा और कहा, चलो। प्रीत के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, वह थी कि तुम कलंकिनी हो। उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। आज उसे ऐसा लग रहा था कि दुनिया में उसका कोई नहीं, वह अनाथ हो गई है, बिल्कुल अकेली। प्रतीक उसे ही देख रहा था। उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने कार की तरफ चला गया। एक गार्ड ने कार का दरवाजा खोला और प्रतीक प्रीत के साथ बैठ गया। प्रीत की हालत देखते हुए प्रतीक ने ड्राइवर से कहा, कार फार्म हाउस की तरफ ले चलो, हम वापस कल जाएंगे। थोड़ी देर बाद एक आलीशान से बंगले के पास जाकर कार रुक गई। प्रतीक ने देखा प्रीत सो गई है। उसने प्रीत को धीरे से जगाया। प्रीत उठो। प्रीत ने आंखें खोली और पूछा, हम एयरपोर्ट आ गए हैं क्या। प्रतीक बोला, नहीं, आज हमारे फार्म हाउस पर रुकेंगे और कल सवेरे बेंगलुरु के लिए निकलेंगे। दोनों अंदर चले गए। वहाँ के केयर टेकर को भी रघु ने इन्फॉर्म कर दिया था। प्रतीक सर का कमरा भी रेडी कर दिया गया था। प्रीत कमरे में चली गई। उसे समुद्र का शोर सुनाई दे रहा था। वो बालकनी की तरफ चली गई। सामने समुद्र दिखाई दे रहा था। वो उसकी लहरों को चुपचाप देखे जा रही थी। उसके दिमाग में अब भी वही बातें चल रही थी। प्रतीक बोला, चलो डिनर कर लो। प्रीत बोली, मेरा मन नहीं है, आप जाकर खा लीजिए। प्रतीक उसे लेकर अंदर कमरे में चला गया और अपने हाथों से खिलाने लगा। प्रीत अपने मन में सोच रही थी, क्या रिश्ता है हम दोनों का। कुछ नहीं, मैंने पैसों के लिए अपने आप को बेच दिया, पर आपको क्यों मेरी इतनी चिंता होती है। वो अपने सोच में डूबी हुई थी कि उसे अपने होठों पर किसी के होठ महसूस हुए। प्रतीक उसे किस कर रहा था। प्रीत भी सब कुछ भुला देना चाहती थी। प्रतीक ने उसे किस करने के बाद छोड़ दिया और कहा, जाओ सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। खुद बालकनी में रखे कौच पर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। प्रीत उसे ही देखे जा रही थी। आज प्रतीक उसे कुछ परेशान लग रहा था। प्रीत उसके पास चली गई और बोली, आपको पता है ना कि मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। प्रतीक बोला, अब मेरे बिना सोने की आदत डाल लो। मासा ने अगले सप्ताह राजस्थान बुलाया है। नंदिनी के साथ मेरी शादी फिक्स हो गई है। प्रीत मुस्कुराते हुए बोली, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ।
प्रतीक ने गुस्से में उसके बालों को पकड़ा और उसे देखने लगा और अपने होठ प्रीत के होठों पर रख दिए और उसे बैल्डली किस करने लगा। प्रीत की आंखों में आंसू गिरने लगे। प्रतीक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर बेड पर पटक दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं किसी और से शादी कर लूं? फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम भी तो आजाद हो जाओगी, शायद तुम इसीलिए खुश हो। आजादी? कैसी आजादी? मैं तो आपकी बाहों में ही सुकून से दम तोड़ना चाहती हूँ। दुनिया मुझे कुछ भी कहे, पर मैंने अपना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपको ही दिया है। ये जिंदगी जब तक है, मैं अपने शरीर को किसी और को छूने कभी नहीं दूंगी। अगर मेरी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया तो मैं अपने आप को ही खत्म कर दूंगी, पर आपके सिवा किसी और को अपने करीब कभी नहीं आने दूंगी। प्रतीक उसके होठों को छूते हुए उसे गले लगा लिया, क्योंकि उसने इतनी जोर से उसे किस किया था, उसके होठों से खून निकल आया था। प्रतीक बोला, मुझे पता है तुम सिर्फ मेरी हो, पर मैं क्या करूं? मैंने माँ साहब को वचन दिया था कि मैं उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में तुम आ जाओगी और मैं तुमसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने लगूंगा। दुनिया मेरे प्यार को जो भी नाम दे, पर मैंने जो प्यार तुम्हें दिया है वह मैं अब किसी और को नहीं दे सकता। मासा के कहने पर शादी तो कर सकता हूँ, रिश्ते में भी बंध सकता हूँ, लेकिन वह प्यार तो सिर्फ तुमसे। प्रीत बोली, आप सिर्फ एक सप्ताह और मेरे हैं, फिर आप किसी और के हो जाएंगे। मुझे पता है उसके बाद आप मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरी वजह से कभी आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कभी आप दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक सप्ताह आप मेरे साथ बिताएं। मैं आपके साथ हर पल को जी लेना चाहती हूँ। मैं इन पलों को अपने आप में समेट लेना चाहती हूँ, ताकि पूरी जिंदगी उन यादों के सहारे बिता दूँ। आप ये भूल जाइए कि एक सप्ताह के बाद क्या होने वाला है। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं आपकी हूँ और आप मेरे। प्रतीक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे को बेहताशा प्यार करने लगे। दोनों को वक्त का भी पता भी नहीं चला। सुबह हो चुकी थी। प्रीत अब भी प्रतीक के बाहों में ही सो रही थी और प्रतीक उसके बालों से खेल रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। ये सोचते हुए वो अपने अतीत में चला गया। रघुवंशी एम्पायर में उसके दादा का राज चलता था। उसके पिता इस एम्पायर में अकेले वारिस थे। उसके दादा ने उसके पिता की शादी बहुत बड़े घराने में की थी, मगर उसके पिता को शादी के 10 साल बाद अपनी आधी उम्र की सेक्रेटरी से प्यार हो गया। जब उसके दादा को इस बात का पता चला तो उन्होंने सारी संपत्ति अपने पोते प्रतीक के नाम कर दी। समय बीतता गया। प्रतीक पूरे 16 साल का हो गया था, पर वो अपने पिता से नफरत करता था। उसकी माँ का करवा चौथ का व्रत था। रात के 10 बज गए थे। उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। उसकी माँ उनका इंतजार कर रही थी। प्रतीक जानता था कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं बाबा साहब को लेकर आऊंगा। प्रतीक उस सेक्रेटरी के घर चला गया, पर उसके बाबा साहब वहाँ नहीं थे। वो जैसे ही वापस जाने की कोशिश करने लगा, वो सेक्रेटरी ने उसे कहा, तुम तो गबरू जवान हो गए हो, अब आ ही गए हो तो मेरी प्यास भी बुझाते जाओ। इतना बोल वो उसे किस करने लगी। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि प्रतीक को कुछ समझ नहीं आया। वैसे उसकी उम्र भी तो अभी बच्चों वाली थी, लेकिन प्रतीक इस उम्र में भी बहुत मैच्योर था। उसने जोर से उसे धक्का दिया। वो सेक्रेटरी जमीन पर गिर गई। तभी उसके बाबा सा की कार बाहर आकर रुकी। सेक्रेटरी ने झट से अपने कपड़े फाड़ लिए और चिल्लाने लगी, प्रतीक के बाबा सा जल्दी से अंदर आए। सेक्रेटरी भागती हुई उनके गले से लिपटती हुई बोली, आपके बेटे ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये सुनकर प्रतीक के होश उड़ गए। उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी ना था। करवा चौथ के दिन जब प्रतीक अपने पिता के घर गया तो उसके पिता की सेक्रेटरी ने उस पर जबरदस्ती करने का झूठा आरोप लगाया। उसके बाद उसके पिता ने अपनी बेल्ट निकाली और उसकी खूब पिटाई की। उसके बाद वो उसके सामने ही उस सेक्रेटरी को किस करने लगे। वो दोनों बेशर्मी की हद पार कर दी थी। उसी के सामने ही वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे। प्रतीक वहीं बेहोश हो गया। पूरे 2 दिनों तक वो बेहोश रहा, लेकिन जब उसे होश आया तो उसकी दुनिया ही बदल गई। इन सब का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ। उसे औरतों से नफरत होने लगी। समय बीतता गया। उसकी बीमारी बहुत ही खतरनाक हो गई। प्रतीक की हर कुछ दिनों में कोई लड़की रात बिताने के लिए चाहिए होती। प्रतीक का असिस्टेंट रघु
उसके लिए लड़कियों का इंतजाम करता। उन सबको पहले ही प्रतीक की सिचुएशन बता दी जाती ताकि आगे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि प्रतीक के सामने आज तक कोई लड़की टिक नहीं पाती। प्रतीक बहुत ही वाइल्ड हो जाता, उसका अपने आप से कंट्रोल खो जाता, जिसे देख अक्सर वो भाग जाती या बेहोश हो जाती। मगर प्रतीक बिजनेस वर्ल्ड का किंग था। बिजनेस में उसका दिमाग काफी तेज चलता था। उसकी अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी, मॉल्स और होटल थी। उसकी माँ को भी उसकी बीमारी के बारे में पता था। वह अपने आप को उसका गुनहगार मानती थी। इस घटना को पूरे 10 वर्ष बीत चुके थे, मगर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था। उसकी बीमारी और बढ़ती जा रही थी। उसकी माँ को भी उसके लिए बहुत चिंता होती रहती थी कि कहीं कोई उसकी बीमारी का फायदा न उठा ले। इसी वजह से रघु जिस लड़की को उसके पास लाता, उसे एक बॉन्ड पेपर साइन करवाता था ताकि आगे चलकर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। एक रात जोरों की बारिश हो रही थी। प्रतीक अपने ऑफिस से अपने घर की ओर निकल रहा था। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। प्रतीक ने पूछा क्या हुआ। ड्राइवर घबराते हुए कहा, सर लगता है कोई हमारी गाड़ी के सामने आ गया। प्रतीक गुस्से से बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ठीक से गाड़ी क्यों नहीं चलाते? सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, गलती उस इंसान की है जो बिना देखे रोड पार कर रहा था। ड्राइवर से कहा, जल्दी देखो आदमी ठीक तो है ना। ड्राइवर नीचे उतरा और देखा तो देखता ही रह गया। एक लड़की थी जो उनकी गाड़ी से टकरा गई थी। ड्राइवर बोला, सर हमारी गाड़ी के नीचे एक लड़की आ गई है। प्रतीक जल्दी से बाहर निकला। बाहर जैसे उसकी नजर गई, उसे देखता ही रह गया। करीब 21 साल की लड़की थी, देखने में बहुत ही खूबसूरत। बारिश के पानी की बूंदें उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थीं। उसके पूरे कपड़े बारिश में गीले हो चुके थे और वह बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी। प्रतीक भी अपनी कार से बाहर आया और कहा, तुम्हें जोर की लगी तो नहीं? वह किसी तरह खड़ी हुई और बोली, सॉरी गलती मेरी थी। ये सुनकर प्रतीक चौंक कर उसे देखने लगा, क्योंकि आज के समय में गलती होते हुए भी कोई अपनी गलती नहीं मानता। और ये कितनी आसानी से कह दिया, गलती इसी की थी और वह चाहती तो भी प्रतीक से ढेर सारे पैसे भी ले सकती थी। प्रतीक बस देखते ही जा रहा था। वो लड़की उठकर खड़े होने की कोशिश कर रही थी, मगर शायद उसके पाँव में चोट लगने की वजह से वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। तभी प्रतीक आगे बढ़ा और उसने उसे सपोर्ट देते हुए खड़ा किया। हाथ छोड़ते ही वो लड़खड़ाने लगी। तब प्रतीक ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसने उससे कहा, आपको शायद बहुत ज्यादा चोट लगी है, आप कहें तो हम आपको जहाँ जाना हो वहाँ छोड़ देंगे। प्रीत जब तक ही लगा उसे देखने लगी। वह बोली, थैंक यू सो मच, मुझे यहीं पास में जाना है, यहीं पास में मेरा हॉस्टल है, आप मुझे वहीं छोड़ दीजिए। उसे गाड़ी में बिठाया और फिर ड्राइवर को चलने को कहा। प्रतीक ने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और इतनी रात गए तुम अकेली क्या कर रही हो? प्रीत बोली, मेरा नाम प्रीत है, मैं अपने काम से लौट रही थी। प्रतीक ने पूछा, इतनी रात को और तुम कहाँ काम करती हो? रघुवंशी एम्पायर में। ये सुनते ही प्रतीक चौंक गया। प्रीत बोली, क्या करें, इस पेट के लिए तो सब करना पड़ता है। जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता हम घर नहीं जा सकते। मैनेजर को सोचना चाहिए कि हम इतनी रात को घर कैसे जाएंगे। वैसे उस बेचारे की भी क्या गलती है, वो थोड़े ना कंपनी का मालिक है। कंपनी के मालिक को सोचना चाहिए कि हम लड़कियां इतनी रात को कैसे घर जाएंगी। कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ड्राइवर अपने मन में बोला, अरे पागल लड़की, तुम जिसके बारे में बकवास कर रही हो वो तो तुम्हारे बगल में बैठा है। प्रीत अचानक बोली, वैसे आप बहुत अच्छे इंसान हो, आजकल राह चलते की मदद कौन करता है। वैसे आपका बहुत बहुत थैंक्स। लीजिए मेरा हॉस्टल भी आ गया। प्रतीक कार से बाहर आया और प्रीत को सपोर्ट करते हुए उसके हॉस्टल के गेट पर छोड़ दिया। वो धीरे धीरे अंदर चली गई। प्रतीक भी अपनी सीट पर बैठ गया। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई लड़की उसके इतने करीब बैठी हो और उसे किसी तरह का कोई एहसास न हुआ हो। ड्राइवर भी ये सब देखकर दंग था। ड्राइवर ने मन में सोचा, मैंने सुना था बॉस को लड़कियों से नफरत है, देखकर तो नहीं लग रहा था। अगले दिन सुबह प्रतीक अपने ऑफिस में बैठा उस लड़की की बातों को सोच रहा था। उसने बिल्कुल सही कहा, रात के वक्त में लड़कियों को काम करने के बाद आने जाने की सुविधा दी जानी चाहिए। इसलिए प्रतीक ने सारे डिपार्टमेंट के हेड को मीटिंग के लिए बुलाया और कहा, आप सभी ऑफिस आवर के बाद किसी फीमेल स्टाफ को नहीं रोकेंगे और अगर काम बहुत जरूरी हो तो उन्हें रोकना पड़े तो उसके जाने की व्यवस्था डिपार्टमेंट को ही करवानी होगी। कुछ दिनों बाद
प्रतीक आज डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन के लिए आया था। प्रीत भी उसी डिपार्टमेंट में काम करती थी। अभी वह अपनी कार से उतरा ही था कि उसकी नजर सामने से आती हुई प्रीत पर गई। कुछ पल के लिए उसकी नजर उसी पर ठहर गई। बहुत ही प्यारी और क्यूट लग रही थी। वैसे तो वह 21 की थी, मगर देखने में 18 से ज्यादा नहीं लगती थी। प्रीत की नजरें भी प्रतीक पर चली गईं। उसे उस रात का सब याद आ गया कि किस तरह प्रतीक ने उसकी मदद की। वह भागती हुई प्रतीक के पास आ गई। गार्ड उसे रोकने वाला था कि प्रतीक की नजरों को देखकर वह रुक गया। प्रीत प्रतीक के पास गई। उसने उसे फिर से उस दिन के लिए थैंक यू कहा। प्रीत ने पूछा, सर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए आए हैं? उसके ऐसे सवाल सुनकर पहले तो प्रतीक को हंसी आ गई और उसका असिस्टेंट रघु उसे घूर घूर कर देखने लगा। उसने कहा, हाँ मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। प्रीत को सोचती हुई बोली, और हमारे डिपार्टमेंट में तो कोई भी जगह खाली नहीं, लेकिन अगर आपके किसी अच्छे आदमी से पहचान हो तो आपको नौकरी लग सकती है। ये सुनकर प्रतीक ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? प्रीत बोली, हाँ हमारे डिपार्टमेंट में तो कितने ऐसे लोग काम करते हैं जिनकी सिफारिशों की वजह से नौकरी लगी हुई है। उन्हें तो कुछ काम भी नहीं आता, उनका काम भी हमें ही करना पड़ता है। प्रीत बोले जा रही थी और प्रतीक सब चुपचाप सुन रहा था। प्रतीक बोला, तब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नौकरी के लिए कोई और जगह ढूंढ लूँ। तभी प्रीत वापस से बोली, वैसे रघुवंश अंपायर बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट, आप क्यों नहीं किसी और डिपार्टमेंट में काम ढूंढ लेते हैं? अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो गई तो फिर मैनेजर साहब बहुत नाराज हो जाएंगे। अगर आपकी नौकरी पक्की हो जाए तो मिठाई जरूर खिलाइएगा। प्रतीक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। रघु बोला, सर ये लड़की बहुत ही सीधी सादी भोली भाली है। प्रतीक बोला, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। इतना बोल वो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में चला गया। शाम का वक्त हो गया। रघु भी प्रीत के निकलने का वेट कर रहा था। तभी प्रीत बाहर निकली। रघु उसके पास गया और बोला, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रीत बोली, कौन बॉस? रघु बोला, जिनसे आपने कहा था ना कि अगर उनकी नौकरी लग गई तो मिठाई खिलानी होगी। प्रीत खुश होती हुई बोली, तो क्या उनकी नौकरी लग गई? रघु ने हाँ में सिर हिलाया। प्रीत भागती हुई कार के पास चली गई और कार का डोर खोली। प्रतीक ने उसे अंदर आकर बैठने को कहा, पर कोई था जो प्रीत की हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसने ये भी देखा कि प्रीत प्रतीक की गाड़ी में बैठ गई है। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। प्रीत ने पूछा, आपकी नौकरी किस डिपार्टमेंट में लगी है? प्रतीक ने कहा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये सुन प्रीत बोली, पर मैं वहाँ कभी गई नहीं। कोई बात नहीं, कभी कभी हमारी मुलाकात तो होती रहेगी। वैसे आपको देखकर नहीं लगता कि आपको नौकरी की जरूरत होगी। फिर रघु की तरफ देखती हुई पूछा, ये कौन है? प्रतीक जवाब देता उसके पहले ही ड्राइवर ने कहा, सर पहुंच गए हैं। एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के सामने उसकी कार रुक गई। प्रतीक बोला, चलो तुम्हें मिठाई भी तो खानी है। प्रीत कार से उतरकर चारों तरफ देख रही थी। वो आज तक इतने बड़े रेस्टोरेंट को इतने करीब से नहीं देखा था। वो ये सब देखकर चौंक गई। प्रतीक बोला, चलें। उसकी बात सुन प्रीत ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे एक डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वह प्रतीक के साथ अंदर चली गई। प्रतीक उसे लेकर एक प्राइवेट रूम में चला गया और वहाँ सोफे पर बैठने को कहा। तभी एक वेटर उनके पास आया और कहा, सर ऑर्डर प्लीज। प्रतीक प्रीत की तरफ देखने लगा। प्रीत को सकपकाते देख प्रतीक ने ऑर्डर कर दिया। प्रीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह चुपचाप प्रतीक के किए हुए ऑर्डर को देखने लगी। उसने तो ये सब पहले कभी नहीं खाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। प्रतीक ने कहा, इटालियन डिशेस है। प्रतीक कांटे छुरी से खा रहा था। प्रीत को कांटे से खाना नहीं आता था, तो वो चुपचाप अपने हाथों से ही खाने लगी। उसे ऐसे खाता देख प्रतीक अपनी आंखें बड़ी कर देखने लगा, फिर मुस्कुरा दिया। प्रतीक ने अपने मन में कहा, ये लड़की बहुत ही मासूम है, कहीं कोई इसकी मासूमियत के साथ खेल ना ले, क्योंकि वह बहुत ही सीधी सादी भोली भाली है। दोनों ने खाना खत्म किया और फिर प्रतीक ने कुछ स्वीट्स पर आइसक्रीम ऑर्डर किया। आइसक्रीम देख वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि ये उसका फेवरेट आइसक्रीम था। उसने खुश होकर ब्लूबेरी आइसक्रीम खाई। उसके होठों पर आइसक्रीम लग गया था। प्रतीक की नजरें उसके होठों पर ही थीं। उसका तो मन किया अपने होठों से उसके होठों पे लगे आइसक्रीम को खा ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसके होठों को लगे आइसक्रीम को अपने अंगूठे से पोंछकर अपने मुंह में डाल लिया। प्रतीक को ऐसा करते देख उसे डर लगने लगा।
प्रतीक उसके चेहरे के भाव को समझने लगा। उसने कहा, बहुत रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। प्रीत बोली, नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। प्रतीक बोला, यहाँ तुम्हें कोई ऑटो नहीं मिलेगी, चुपचाप से गाड़ी में बैठ जाओ। ये सुनते ही प्रीत कार में बैठ गई। रघु कार ड्राइव करने लगा। प्रतीक प्रीत को रिलैक्स कराने के लिए उससे पूछा, तो तुम्हें डिनर कैसा लगा? प्रीत ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। मैं इसका मतलब क्या समझूं? प्रीत ने धीरे से अच्छा कहा। प्रतीक ने प्रीत से एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? प्रीत बोली, नहीं। फिर कहा, मुझे आपसे कभी कभी डर लगता है। प्रतीक बोला, यदि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं तो तुम क्या करोगी? प्रीत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डरते हुए कहा, प्लीज आप मेरे साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्रतीक उसे रिलैक्स कराते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही सवाल पूछा था। गाड़ी अचानक से रुक गई। प्रतीक बोला, रघु, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? रघु बोला, वो मैडम का हर्ष टला गया। प्रीत जल्दी से वहीं उतर गई। प्रतीक मुस्कुराने लगा। प्रतीक भी अपने घर चला गया था। करीब एक सप्ताह बीत गए। प्रतीक प्रीत से नहीं मिला। प्रीत भी सब कुछ भूल चुकी थी। प्रीत का मैनेजर नवीन था। नवीन की बुरी नजर प्रीत पर थी। प्रतीक अपनी मासा से मिलने राजस्थान गया था। वहाँ उसकी मासा ने उसे बुलाया था। उसकी मासा चाहती थी कि प्रतीक शादी कर ले। प्रतीक ने कहा, मासा, आपको पता है ना कि मैं शादी नहीं कर सकता। आपको पता है ना कि कोई लड़की मेरे साथ रात नहीं बिता सकती। मैं कितना बैलेस हो जाता हूँ। मुझे वो सारे दर्द, वो जख्म याद आने लगते हैं। लेकिन मासा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैं 5 सालों में ठीक नहीं हुआ तो भी मैं आपकी पसंद से शादी कर लूंगा। लेकिन आपको उस लड़की को सब कुछ बताना होगा। मासा ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। आज ही प्रतीक वापस बेंगलुरु आया था। आज उसे प्रीत की बहुत याद आ रही थी। उसने रघु से कहा, मैंने उस लड़की के बारे में पता करने को कहा था। रघु एक फाइल लेकर आया और प्रतीक को देते हुए बोला, सर, मैडम की सारी डिटेल्स है। प्रतीक ने फाइल खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। प्रीत सिंह, उम्र 21 साल, पिछले 4 सालों से ये रघुवंश एम्पायर में काम कर रही हैं। पहले ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में 3 सालों से छोटे मोटे काम करती थी। अपनी मेहनत की वजह से उसे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। अभी यहाँ काम करते करते उसके 1 साल पूरे होने वाले हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अब वह डिजाइनिंग डिपार्टमेंट काम करने लगी है। आगे उसकी फैमिली के बारे में लिखा था। प्रीत की एक सौतेली माँ और 2 सौतेले भाई बहन थे। इसे अपने पिता की वजह से ही अपनी पढ़ाई छोड़ नौकरी करनी पड़ी ताकि वह अपने परिवार का पेट पाल सके। प्रतीक पूरी फाइल पढ़ने के बाद सोचने लगा, इतनी कम उम्र में ही इस लड़की ने पूरा घर संभाल रखा है। इसे देखने से तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये इतनी प्रॉब्लम में है। प्रतीक को आज उसकी बहुत याद आ रही थी। प्रतीक रेडी हो गया। उसने रघु से कहा, रघु, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट चलो। रघु चुपचाप गाड़ी निकाली। अपनी गाड़ी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ लेकर चला गया। शाम हो गई थी। डिजाइन डिपार्टमेंट के बाहर ही दोनों प्रीत के आने का इंतजार करने लगे। काफी वक्त बीत गया लेकिन प्रीत बाहर नहीं आई। अब अंधेरा भी हो गया था। प्रीत अपना काम खत्म कर घर जाने के लिए निकल ही रही थी। नवीन ने उसे रोक लिया और कहा, बड़े साहब का एक ऑर्डर है, उसे थोड़ा सा देख लो। इसके लिए तुम्हें ओवर टाइम मिलेगा और मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। ओवर टाइम सुनकर खुश हो गई। उसने बोला, ठीक है, मैं कर देती हूँ। बाकी सब वहाँ से चले गए। सिर्फ नवीन और प्रीत ही थे। प्रीत अपने कामों में लगी थी और नवीन की नजरें प्रीत को घूर रही थीं। अचानक नवीन ने अपने कमरे का डोर लॉक कर लिया। प्रीत अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसे कुछ पता भी नहीं चला। नवीन ने पीछे से प्रीत के दोनों हाथों को पकड़ लिया और अपना सर उसके कंधे के पास ले जाकर बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारा प्रमोशन भी करवा सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। प्रीत ये सब सुन डर गई। उसने जोर से उसे धक्का दिया और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो पैसों के लिए कुछ भी करे। नवीन बोला, मैंने तुम्हारी जैसी लड़कियाँ बहुत देखी हैं, पर तुम में जो बात है वो किसी और में नहीं। इतना बोल वो उसके करीब चला गया और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। प्रीत ने गुस्से से जोर का धक्का दिया। नवीन की पकड़ ढीली हो गई। इस मौके का फायदा उठा प्रीत जल्दी दरवाजा खोल बाहर की ओर भागने लगी, लेकिन उसके पैर वहीं रखी चेयर से टकरा गया और वह वहीं गिर गई। अब तक नवीन भी उसके पास आ गया था।
उसने उसे उठाया और जोर का एक तमाचा उसके गाल पर रख दिया और कहा, बड़ी सती सावित्री बनती है। मैंने देखा था उस दिन तो उस कार वाले के साथ हंस हंस कर चली गई थी और मेरे पास नखरे दिखा रही है। प्रीत बोली, गंदे इंसान, तेरी सोच ही गंदी है। प्रतीक ने रघु से कहा, अब तो अंधेरा होने को आ गया। ऑफिस से सभी लोग निकल गए। प्रीत बाहर नहीं आई। रघु बोला, सर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैनेजर के कमरे की लाइट अभी भी जल रही है। उसके कमरे में मुझे कुछ हलचल भी महसूस हो रही है। प्रतीक बोला, चलो जल्दी से ऊपर चलो। प्रतीक और रघु दोनों ऊपर की ओर चले गए। नवीन प्रीत के ऊपर था। उसने उसके कुर्ते को फाड़ दिया था। अब उसके हाथ उसके प्लाजो पर थे। नवीन उसके मखमली से बदन को देखे जा रहा था। उसने जैसे ही उसके प्लाजो को हाथ लगाया, पीछे से एक आवाज आई, यहाँ क्या हो रहा है? आवाज सुनकर नवीन पीछे देखने लगा। उसकी हालत खराब होने लगी। प्रतीक को देखते ही प्रीत उसके पास भागती हुई आई और उसके सीने से लग गई। रघु ने नवीन की खूब पिटाई की, मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। प्रतीक ने अपनी कोट उतारी और प्रीत को पहना दी। प्रतीक ने कहा, आज के बाद रघुवंशी एम्पायर के आसपास भी नजर आए तो तुम जीने के लायक नहीं रहोगे। प्रतीक ने उसे बाहर फेंकवा दिया। प्रीत अब भी डर से उसके सीने से लगी कांप रही थी। उसके मन में यही चल रहा था कि आज अगर ये नहीं आए होते तो उसका क्या होता। प्रतीक ने उसे ले जाकर गाड़ी में बिठाया। प्रतीक बोला, रघु मेंशन चलो। प्रीत अभी भी सिसक सिसक कर रो रही थी। गाड़ी मेंशन पहुंच चुकी थी। प्रतीक ने रघु को उसके लिए कपड़े लाने को कहे खुद प्रीत को लेकर अपने कमरे में चला गया। उसने उसे बिठाया और खुद वॉशरूम चला गया। उसने बाथटब में गर्म पानी डाल उसे जाकर नहाने को कहा। प्रीत वॉशरूम से नहाकर एक टॉवल लपेटे बाहर आई। उसके पूरे बदन पर खरोच के निशान थे। वो वहीं रखे चादर को लपेटकर बैठ गई। बैठे बैठे उसकी आंखें लग गईं। थोड़ी देर बाद उसे अपने बदन पर किसी के हाथ महसूस हो रहे थे। वो एक बार फिर डर से कांप गई। प्रतीक उसके खरोंच पर दवाइयां लगा रहा था। उसे ऐसे कांपते हुए देखकर प्रतीक बोला, डरो मत, मैं हूँ, तुम्हारे जख्मों पर मलहम लगा रहा हूँ। ये सुनकर प्रीत की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने एक ही दिन में मर्द के दो रूपों को देख लिया। एक वो जो उसे लूटने खसोटने के लिए तैयार था, दूसरा ये जिसके सामने ये बिना कपड़ों के बैठी है। फिर भी उसे सिर्फ उसके जख्म ही दिखाई दे रहे हैं। प्रीत की आंखों से आंसू लुढ़क गए। प्रतीक का फोन बजने लगा। रघु का कॉल था। प्रतीक उठकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो अपने हाथों में कुछ बैग्स लेकर आया और प्रीत को देता हुआ बोला, ये लो तुम्हारे कपड़े हैं, चेंज करके नीचे आ जाओ। प्रतीक लिविंग रूम में बैठा था। वो सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रीत उसके सामने सिर्फ एक टॉवल में थी। वो उसे मलहम लगा रहा था। उसके दूध जैसे गोरे मखमली बदन को टच कर रहा था। फिर भी वो अपने आप को कैसे कंट्रोल कर लिया। इसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो पता नहीं वह क्या करता। जब भी कोई लड़की उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती या पास आने की कोशिश करती तो उसे उस लड़की में अपने बाप की सेक्रेटरी नजर आती और उसकी बीमारी उसी वक्त और बढ़ जाती। मगर प्रीत के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। जब भी वह प्रीत के साथ होता, अपने आप को बहुत ही शांत और अपने दिल में एक सुकून सा महसूस करता था। उसने सोचा, ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं प्रीत वही लड़की तो नहीं जो मुझे इस बीमारी से आजादी दिला सकती है। प्रतीक के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी उसे सामने से प्रीत आती नजर आई। प्रीत हल्के गुलाबी रंग के प्लाजो सूट पहनकर नीचे आ रही थी। प्रतीक की नजरें उस पर से हटी नहीं रही थी। वो उसे अपनी आंखों में समा लेना चाहता था। प्रीत उसके पास आकर खड़ी हो गई और बोली, प्लीज आप मुझे मेरे हॉस्टल छोड़ दीजिए। प्रतीक बोला, ठीक है, पर तुमने आज दिन भर कुछ खाया नहीं, पहले कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। प्रीत का कुछ खाने का मन नहीं था। उसने कहा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। प्रतीक ने पहले ही अपने सर्वेंट को खाना लगाने के लिए बोल दिया था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था। प्रतीक उठा और प्रीत को वहीं एक चेयर पर बैठा दिया। उसने अपने हाथों से उसे खाना सर्व किया और कहा, थोड़ा सा खा लो। प्रीत प्रतीक के इस व्यवहार से बहुत ही हैरान थी। वह सोच रही थी कि कोई इंसान इतना भी अच्छा हो सकता है। तभी प्रतीक ने अपने हाथों से उसे एक निवाला खिला दिया और वह भी चुपचाप उसके हाथों से खा ली। प्रतीक ये देखते हुए बस मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खा चुके थे। प्रतीक बोला, चलो अब रात हो गई है, मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ दूं। प्रतीक का मेंशन शहर से बाहर था और प्रीत का हॉस्टल बीच शहर में। इसी वजह से इसको अपने हॉस्टल जाने में
करीब 1 घंटा लगने वाले थे। प्रतीक ने रघु को गाड़ी निकालने को कहा और फिर दोनों उसमें जाकर बैठ गए। रघु कार ड्राइव कर रहा था और पीछे प्रतीक और प्रीत दोनों चुपचाप बैठे थे। एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच में थी। प्रीत की आंख लग गई और वह कब प्रतीक के कंधे पर अपना सर रखकर सो गई। प्रतीक ने जब प्रीत के सर को अपने कंधे पर महसूस किया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रघु कार के रिव्यू मिरर में देख रहा था। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी। 1 घंटे बाद वो लोग हॉस्टल पहुंच चुके थे। प्रीत कार से उतरकर अपने हॉस्टल पहुंच गई। हॉस्टल में उसकी रूममेट और उसकी दोस्त संजना उसका कब से इंतजार कर रही थी। उसके आते ही उसने उससे पूछा, प्रीत, रात के 10 बज गए हैं, तुम कहाँ रह गई थी? प्रीत उसके गले लगकर रोने लगी। उसे रोता देख संजना बोली, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। प्रीत संजना को सारी बातें बता दी। संजना भी रघुवंशी एम्पायर की पीआर डिपार्टमेंट में काम करती थी, जिसका मैनेजर अभय था। संजना ने पूछा, पर तुम्हें बचाने वाला कौन था? प्रतीक ने उसे अपने बारे में किसी को भी बताने से मना किया था, इसलिए प्रीत बोली, मैं उसे नहीं पहचानती, आज मैं उससे पहली बार मिली थी। संजना बोली, जो भी था बहुत ही अच्छा आदमी था। संजना प्रीत की तरफ देखती हुई बोली, तुम बहुत सीधी हो, किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेती हो। आज के बाद कभी भी ऑफिस में अकेली मत रुकना। प्रीत ने हाँ में सिर हिला दिया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए दोनों सो गईं। अगली सुबह संजना और प्रीत दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार थीं। प्रीत को डर लग रहा था, अगर नवीन कहीं उसके सामने आ गया तो वह क्या करेगी। उसे नहीं पता था कि प्रतीक इस अंपायर का मालिक है। उसने नवीन को उसकी जॉब से निकाल दिया। प्रीत डरते डरते ही ऑफिस पहुंची। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। उसने अपने कलीग से पूछा, क्या हुआ? उसने उसे बताया, आज हमारे नए बॉस आने वाले हैं। फिर किसी ने कहा, वाले नहीं वाली हैं, ये कोई लड़की है। प्रीत ने पूछा, हमारे पुराने बॉस? तभी किसी ने कहा, पता नहीं क्यों, पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। प्रीत अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। उसी वक्त उसने देखा एक 24 साल की लड़की बिजनेस सूट, हाई हील पहने, बालों को पोनी टेल किए बहुत ही एरोगेंटली चली आ रही थी। सभी उसे विश कर रहे थे। प्रीत ने भी उसे विश किया और वह लड़की सीधे अपने केबिन में चली गई। उसका नाम अनिका चौधरी था। अनिका चौधरी देखने में कितनी खूबसूरत थी, उतनी ही इंटेलिजेंट भी। उसे प्रतीक से प्यार था, इसलिए वह अपने पिता के बिजनेस को छोड़कर प्रतीक के बिजनेस को ज्वाइन किया था। प्रतीक और अनिका एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, इसलिए अनिका उसकी दोस्त भी थी। वह प्रतीक को बहुत अच्छे से जानती थी। अनिका ने आते ही सबसे कह दिया कि उसे काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। काम के वक्त सिर्फ काम की बात और कुछ नहीं। वहाँ खड़े सभी लड़के अनिका की खूबसूरती के दीवाने हुए जा रहे थे। अनिका का फोन बजा। प्रतीक उसे कॉल कर रहा था। प्रतीक ने पूछा, तुमने ज्वाइन कर लिया? अनिका बोली, मैं तो कब से ज्वाइन करने के लिए तैयार थी, पर तुम ही मुझे भाव नहीं दे रहे थे। प्रतीक बोला, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, पर किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए। अनिका बोली, ओके। 1 घंटे बाद प्रतीक अनिका के केबिन में था। अनिका बोली, कैसे हो? प्रतीक मुस्कुरा दिया और पूछा, तुमने किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया या अभी तक अकेली हो? अनिका बोली, जिसे पसंद किया उसी ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए आज तक अकेली। प्रतीक समझ रहा था कि अनिका उसी के बारे में कह रही है। अनिका ने भी उससे पूछा, और तुम्हारी जिंदगी में बाहर के फूल खिले क्या? प्रतीक सामने से सीसीटीवी फुटेज में देख रहा था। प्रीत एक फाइल लिए इधर ही आ रही थी। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए बोला, बाहर ने अभी अभी दस्तक दी है और मैं उसी का दीदार कर रहा हूँ। अनिका को लगा कि प्रतीक उसी की ही बातें कर रहा है और वो शर्माने लगी। प्रतीक भी प्रीत को देखकर मुस्कुरा रहा था। प्रीत जैसे ही वो फाइल देने आई, उसकी नजर बाहर बैठे रघु पर गई। रघु उसे देख खड़ा हो गया और रिस्पेक्ट से बोला, सर अंदर हैं। उनकी मीटिंग अनिका मैडम के साथ है। ये सुन प्रीत के दिल की धड़कन बढ़ गई। प्रीत ने डोर नॉक किया और अंदर आने की इजाजत मांगी। अनिका ने उसे अंदर आने के लिए कहा। प्रीत ने फाइल अनिका को दे दी। प्रीत की नजरें प्रतीक की तरफ चली गईं। प्रतीक उसे ही देखे जा रहा था। ये देख अनिका को प्रीत पर गुस्सा आ गया। अनिका ने प्रीत से कहा, मिस, अब आप जा सकती हैं। तभी प्रतीक बोला, मिस प्रीत, अब आप ठीक है ना? प्रीत ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया।
और प्रीत वहाँ से चली गई। अनिका प्रतीक के एक्सप्रेशन को ही देखे जा रही थी। उसने अनिका से कहा, अच्छा मैं भी चलता हूँ, फिर आऊँगा। अनिका मुस्कुरा दी। प्रतीक केबिन से बाहर निकला। बाहर प्रीत रघु से बातें कर रही थी। अनिका कुछ बोलने ही जा रही थी कि प्रतीक ने अपने पॉकेट से एक मोबाइल फोन निकाला और उसे देते हुए बोला, कल तुम इसे बिला में ही भूल आई थी। प्रीत बोली, थैंक यू, मैं रघु जी से अपने फोन के बारे में ही पूछ रही थी। प्रीत अपना फोन लेकर वहाँ से चली गई। अनिका की नजरें उसी पर थीं। प्रतीक नहीं चाहता था कि उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चले, इसलिए वो अनिका की तरफ घूमा और बोला, इसी लड़की की वजह से तुम्हें ये जॉब मिली है। अनिका बोली, क्या मतलब? प्रतीक ने रात वाली बात अनिका को बताई। साथ ही उसे ये भी बताया कि ये लड़की उसे नहीं पहचानती, ये असलियत में कौन है। अनिका मुस्कुरा दी। प्रतीक भी वहाँ से चला गया। इसी तरह 1 महीने बीत गए। प्रतीक अनिका से मीटिंग के बहाने प्रीत से मिल लेता था। जब से प्रीत प्रतीक की जिंदगी में आई थी, प्रतीक का डिसऑर्डर शांत था, सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रीत अभी अभी अपने हॉस्टल लौटी थी कि उसकी माँ का फोन आ गया और वो रोते हुए बोली, बेटा तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में भर्ती है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, उनको ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने 5 लाख रुपयों का इंतजाम करने को कहा है। ऑपरेशन में कम से कम 5 लाख लगेंगे। उनकी हालत बहुत सीरियस है। अगर उनका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? तुम किसी तरह से रुपयों का इंतजाम कर दो, वरना तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। प्रीत बोली, मैं कोशिश करती हूँ माँ। हार्ट अटैक की खबर सुन प्रीत बहुत दुखी हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किसके पास जाए। प्रीत अपने दोस्त संजना से बोली, संजना क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे 5 लाख की जरूरत है। संजना बोली, कर सकती हूँ, पर 3-4 दिन लग जाएंगे। प्रीत उदास होते हुए बोली, नहीं यार, मुझे तो आज रात को ही जरूरत है। मेरे पापा को ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है। संजना बोली, रुको, मैं अपने एक फ्रेंड से बात करती हूँ। संजना अपने बॉयफ्रेंड से बोली, यार मेरी एक फ्रेंड मुश्किल में है, उसे 5 लाख की जरूरत है, क्या कहीं से उधार मिल सकता है? उसका बॉयफ्रेंड बोला, रुको मैं पता करके बताता हूँ। दूसरी तरफ आज अनिका का जन्मदिन था। अनिका ने एक बहुत बड़े क्लब में जन्मदिन की पार्टी दी थी। वैसे तो प्रतीक इन पार्टियों में नहीं जाता था, लेकिन अनिका उसकी खास फ्रेंड थी और अब उसके ऑफिस में भी काम करती थी। प्रतीक रघु से बोला, हम वहाँ थोड़ी देर के लिए ही जाएंगे और वापस आ जाएंगे। प्रतीक रघु के साथ अनिका की बर्थडे पार्टी में चला गया। पार्टी बहुत शानदार थी। उसके बहुत सारे कॉलेज के दोस्त और ऑफिस के कलीग आए हुए थे। बर्थडे केक कट चुका था और सभी डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। अनिका ने प्रतीक को डांस के लिए कहा, लेकिन प्रतीक ने साफ साफ इनकार कर दिया। तभी एक लड़की जिसने बहुत पी रखी थी, वह प्रतीक के पास आई और बोली, हाय हैंडसम, कैन यू डांस विद मी? प्रतीक बोला, सॉरी मैम, मैं आपके साथ डांस नहीं कर सकता। वह लड़की प्रतीक के गले पड़ गई। प्रतीक उसे अपने से दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की उसे छोड़ ही नहीं रही थी। अचानक प्रतीक को बहुत तेज गर्मी लगने लगी। उसने उस लड़की को जोर से धक्का मार दिया। उसे उस लड़की में अपने पिता की सेक्रेटरी नजर आने लगी। प्रतीक को एहसास हो गया कि उसकी डिसऑर्डर वापस से शुरू हो गई है। वो यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता था। वह जल्दी से क्लब से बाहर आया और रघु से कहा, जल्दी करो, होटल ग्रीनलैंड ले चलो। होटल ग्रीनलैंड का नाम सुनते ही रघु के तो होश उड़ गए, क्योंकि प्रतीक होटल में उसी समय जाता था जब उसकी डिजायर बहुत ज्यादा होती थी और उसे अपनी शारीरिक भूख को मिटाना होता था। प्रतीक ने रघु से कहा, तुम अपने एजेंट को कॉल करो और कहो जल्द से जल्द मेरे लिए कुछ इंतजाम करे। रघु ने किसी को कॉल किया और कहा, मुझे आधे घंटे के अंदर एक लड़की चाहिए। समझ गया? उसने कहा, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। रघु बोला, जल्दी करो। डबल कीमत की बात सुन वह खुश हो गया और बोला, मैं अभी अर्जेंट करता हूँ। थोड़ी देर बाद संजना के पास उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया। वह बोला, संजना, कोई उपाय नहीं है, कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। लेकिन इतना कहे बस रुक गया। संजना बोली, क्या बात है, साफ साफ कहो। संजना ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। उसका दोस्त बोलने लगा, संजना, सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे उस लड़की को इतने पैसे मिल सकते हैं। उस लड़की को कॉल गर्ल बनकर कहीं जाना होगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ? संजना बोली, हाँ समझ गई। उसने प्रीत को देखा और बोली, प्रीत, कोई उपाय नहीं है? प्रीत बोली, मैं तैयार हूँ।
संजना गुस्से से, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगाने जा रही हो। प्रीत बोली, जिसने मुझे जन्म दिया और जिसकी वजह से मैं आज हूँ, उसकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ। तुम मुझसे कहो, मैं तैयार हूँ। संजना ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर प्रीत नहीं मानी। प्रीत के कहने पर उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, प्रीत रेडी है। संजना का बॉयफ्रेंड बोला, मैं अभी तुरंत 10 मिनट में तुम्हारे हॉस्टल के बाहर मिलता हूँ। हमें आधे घंटे के अंदर होटल पहुँचना है। आधे घंटे बाद प्रीत होटल के एक कमरे में बैठी हुई थी। उससे कहा गया था कि थोड़ी ही देर बाद वह आदमी वहां पहुंच जाएगा, जिसके साथ उसे आज की रात गुजारनी है। प्रीत का डर से बुरा हाल हो रहा था। वह पसीने पसीने हो गई थी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला। प्रीत अपने सर को घुटनों पर टिकाए बैठी रो रही थी। उस कमरे का दरवाजा खुला। प्रतीक अंदर गया। प्रतीक ने देखा एक लड़की कमरे के अंदर बैठी रो रही है। उसने उससे कहा, मैं कभी किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो तुम जा सकती हो। प्रीत को ये आवाज जानी पहचानी लग रही थी। उसने अपना सर उठाया। सामने उसे प्रतीक खड़ा नजर आया। प्रतीक को देखते ही वह पूरी शॉक्ड होकर खड़ी हो गई। प्रतीक भी उसे देखता रह गया और बोला, तुम यहाँ? प्रीत बोली, हाँ। प्रतीक को प्रीत की वह बात याद आ गई जब प्रीत ने उससे कहा था कि वह अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती है। प्रतीक हंसते हुए बोला, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। उस दिन तो बड़ी बातें कर रही थी, ऐसी धर्मात्मा बन रही थी, और आज देखो खुद को परोसे बैठी है। प्रीत प्रतीक के सामने आकर बोली, आप कौन होते हैं मेरे करेक्टर पर सवाल उठाने वाले? आप भी तो हर वक्त बहुत शरीफ बने फिरते थे, और रात के अंधेरे में एक होटल के कमरे में आप भी तो वही करने आए हैं जो मैं करने आई हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं मजबूरी में अपना शरीर बेचने आई हूँ और आप अपनी हवस को पूरा करने के लिए। प्रतीक को उसकी ये बात दिल को लग गई। उसने उसे बालों को जोर से पकड़ा और अपने करीब करते हुए गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने? हवस? सही कहा तुमने। मुझे अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी की जरूरत होती है और मैं उसे मनचाही रकम देकर अपनी हवस को पूरा करता हूँ। अब तुम ये बताओ, तुम्हारी कीमत क्या है? रुपए 5 लाख। प्रतीक बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ, पर तुम आज मुझे मेरी सर्टिफाइड करोगी। इतना बोल प्रतीक उसकी ओर बढ़ने लगा। प्रतीक जैसे जैसे प्रीत के करीब जा रहा था, प्रीत के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जैसे ही प्रतीक ने प्रीत को हाथ लगाया, प्रीत जोर से चीख पड़ी। प्रतीक जहाँ था वहीं रुक गया। उसने प्रीत को देखा। उसके आंख से आंसू बहने लगे थे। उसका पूरा चेहरा रोते रोते सूज गया था। प्रीत एक अनजाने डर से गुजर रही थी और प्रतीक उसे ही देखे जा रहा था। प्रतीक ने उससे पूछा, जब इतना ही डर है तो फिर यहाँ क्यों आई हो? प्रीत रोते हुए बोली, मेरी मजबूरी है, मैं कुछ और नहीं कर सकती। मुझे 2 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए चाहिए। मेरे पिता अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत कोशिश की मगर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये कदम उठाना पड़ा। प्रतीक बोला, तुम बताओ कि पैसे कहाँ भेजने हैं? प्रीत सोचने लगी, अभी तो ये मेरी कीमत लगा रहा था और अभी मेरी मदद करना चाह रहा है, पर क्यों? प्रीत बोली, आपको मुझ पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस काम के लिए आए हैं वही आप कर सकते हैं। प्रतीक धीरे धीरे अब अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा था। उसकी डिजायर भी अब खत्म हो चुकी थी। वह सोचने लगा, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है? जब भी मैं इसके करीब आता हूँ मेरा तन और मन दोनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं। प्रतीक ने प्रीत को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर जाकर लिटा दिया और खुद भी जाकर उसके बगल में लेट गया। प्रतीक प्रीत को देखे जा रहा था। वो उसकी नसीली आंखों में डूबता जा रहा था। उसके हाथ खुद ब खुद प्रीत के होठों से जा मिले। वो उसे बहुत प्यार से चूमे जा रहा था। प्रीत की सांसें उखड़ने लगी। तब जाकर प्रतीक होश में आया। उसने प्रीत से कहा, प्रीत, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, पर मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मुझे एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मेरे शरीर को अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए किसी लड़की की जरूरत पड़ती है। फिर प्रतीक ने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। प्रीत बोली, पर आपको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। प्रतीक बोला, जानती हो, ऊपर वाला जब कोई प्रॉब्लम देता है तो फिर उसका सॉल्यूशन भी भेज देता है। प्रीत बोली, क्या मतलब? प्रतीक प्रीत के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम पहली लड़की हो जिसे देखने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और दिल में एक सुकून सा महसूस होता है।
वरना अगर कोई लड़की मेरे इतने करीब आ जाती है तो मेरा खुद ब खुद काबू खत्म हो जाता है, जैसा कि आज हुआ। मैं आज अनिका की बर्थडे पार्टी में गया था। एक लड़की ने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की और मैं खुद से कंट्रोल से बाहर हो गया। अब इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मुझे खुद को शांत करने के लिए एक लड़की की जरूरत थी, लेकिन मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता और न किसी की मजबूरी का फायदा उठाता हूँ। जब तक सामने वाला खुद मेरी कंडीशन को जानने के बाद मेरे करीब आने को तैयार नहीं होता, उसे हाथ भी नहीं लगाता। ये सुनकर प्रीत पहले खुश हो गई कि शायद प्रतीक अब उसे हाथ नहीं लगाएगा। फिर इमोशनल होते हुए सोचने लगी, अब पैसे का इंतजाम कैसे होगा। प्रीत का फोन बजने लगा। प्रीत ने देखा उसकी माँ का कॉल आ रहा था। अपना फोन ले वहीं बालकनी में चली गई। वो उन्हें बताना चाह रही थी कि अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही उसकी माँ ने कहा, प्रीत इतने पैसों का इतनी जल्दी इंतजाम करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे पिता का ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गया है। प्रीत की आंखों से आंसू के 2 बूंद गिर गए। वह कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी माँ ने फोन कट कर दिया। प्रतीक की तरफ देखते हुए प्रीत बोली, पैसे आपने जमा करवाए? प्रतीक बोला, हाँ मैंने करवाया। प्रीत बोली, आपने तो मुझे छुआ तक नहीं। प्रतीक उसके करीब गया और कहा, ये पैसे मैंने अपने डिजायर शांत करने के लिए देता हूँ, अपनी हवस पूरी करने के लिए नहीं। और तुमने मेरी डिजायर शांत कर दी, इसलिए उन पैसों पर तुम्हारा हक है और मैंने वह पैसे भिजवा दिए। आखिर तुम यहाँ तक कैसे आई? प्रीत ने शाम से लेकर अभी तक हुए सारे बाकियों को बताया। प्रतीक प्रीत से बोला, प्रीत अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो तुम ऐसा कदम कभी नहीं उठाओगी। तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। प्रीत को सोचते हुए बोली, आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से, जबकि आप ही उसी कंपनी में नौकरी करते हैं? प्रतीक मुस्कुराने लगा और बोला, तुम बहुत भोली हो। जब तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी से मेरे फार्म हाउस गईं, तो भी तुम्हें समझ नहीं आया कि कोई इतनी छोटी सी पोस्ट पर काम करने वाले आदमी के पास इतनी आलीशान गाड़ी और बंगला कहाँ से आएगा। प्रीत बोली, मैंने तो इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। प्रतीक बोला, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम जिस रघुवंशी एम्पायर में काम करती हो, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। मैं नहीं चाहता ये बात तुम्हें किसी और से पता चले और तुम मुझे गलत समझो, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ सही सही बताना ठीक समझा। पहले तो प्रीत को विश्वास नहीं हुआ। वह कहने लगी, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना, क्योंकि इतना बड़ा आदमी किसी ऐसी लड़की की मदद क्यों करेगा। प्रतीक बोला, पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे समझ आ गया था कि तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो और इस बेरहम दुनिया में तुम्हें कोई भी उल्लू बनाकर अपना काम निकलवा सकता है। अगर मैंने उसी दिन तुम्हें सब कुछ बता दिया होता तो फिर तुम मेरी मदद कभी नहीं लेती और मुझसे दूर चली जाती। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे दूर जाओ। प्रीत अपनी आंखें बड़ी किए हुए उसे ही देखे जा रही थी। उसे अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वह जिसके बगल में बैठी है वह प्रतीक रघुवंशी है, जिसके नाम से ही सभी थर थर कांपते हैं। प्रतीक ने पूछा, कहाँ है जी, बोलिए। अब तक तो आपके करीब बहुत सारी लड़कियां आई होंगी। प्रतीक बोला, हाँ मैं आज तक बहुतों के साथ इंटीमेट हो चुका हूँ, पर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। फिर पूछे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रतीक बोला, बिल्कुल शांत। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई डिजायर थी ही नहीं। प्रीत झट से प्रतीक से दूर हो गई और बोली, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैंने आपके साथ जो भी गलत किया है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपके इतने सारे पैसे कैसे चुकाऊंगी। प्रतीक हंसते हुए बोला, बस इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा था। उसने प्रीत को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके बाल पीछे करते हुए कहा, तुम मेरे पैसे चुकाना चाहती हो? प्रीत ने धीरे से हम कहा। प्रतीक बोला, तो फिर ठीक है, मैं जैसा बोलूँगा तुम्हें करना होगा। प्रीत, आई वांट यू। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। बोलो, करोगी मेरी मदद? तुम्हें मेरे साथ रघुवंशी एम्पायर में रहना होगा। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम मेरी हेल्प करोगी। प्रीत बोली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज मेरे पिता की जान बची, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती। एक कुंवारी लड़की का किसी अकेले गैर मर्द के साथ रहना ठीक नहीं। समाज उसे गंदी नजरों से देखता है। अब उसकी बातें सुन प्रतीक को गुस्सा आ गया। वो उसे अपने करीब करते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, अभी तो तुम बिस्तर पर खुद को बिछाए बैठी थी, अब खुद का काम निकल गया तो मुझे प्रवचन सुना रही हो।
प्रीत तो ये भूल ही गई थी कि वो किस लिए होटल के कमरे में आई थी। उसने अपने दुपट्टे को फेंक दिया और प्रतीक के और करीब चली गई और उन्हें गले से बोली, लीजिए, मैं आपके सामने हूँ, उतार लीजिए अपना कर्ज। उसकी बातें सुनकर प्रतीक को और गुस्सा आ गया। उसने प्रीत को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गया। प्रीत जो अभी कुछ देर पहले इतनी हिम्मत दिखा रही थी, उसे अब डर लगने लगा। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों से बेडशीट को कसकर पकड़ लिया। प्रतीक प्रीत को गुस्से से किस किए जा रहा था। उसके हाथ उसके बदन को टच कर रहे थे। प्रीत की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। प्रतीक की नजर जैसे ही प्रीत के चेहरे पर गई, वो अपने होश में वापस आया। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसका दुपट्टा उठाते हुए बोला, जल्दी से अपने आप को ठीक करो, मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। प्रीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसने उसके साथ कुछ किया क्यों नहीं। प्रीत उठी और खुद को ठीक करने लगी। वो आईने में अपने होठों को देखने लगी जो हल्के सूज गए थे। उसने अपने बिखरे हुए बालों को ठीक किया और बाहर आ गई। बाहर प्रतीक उसका इंतजार कर रहा था। उसने एक नजर प्रीत को देखा और कहा, चलो। प्रीत बोली, मैं खुद से चली जाऊंगी। प्रतीक कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। रघु गाड़ी में ही सो रहा था। प्रतीक ने उसे जगाया और कहा, चलो। रघु ने घड़ी की सुइयों में एक नजर डाली। रात के 2 बज रहे थे। रघु ने सोचा, उसका बॉस इतनी जल्दी कैसे आ गया। वो कुछ पूछता उसके पहले ही प्रतीक बोला, आज हम फार्म हाउस जा रहे हैं। प्रतीक होटल से जैसे बाहर आया, उसने कार को साइड में खड़ा करने को कहा और खुद बाहर निकलकर कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसने देखा होटल के बाहर कुछ अमीरजादे जीप में पार्टी कर रहे थे। प्रीत जैसे बाहर आई, उनमें से एक ने कहा, लो, रात का इंतजाम तो हो गया। प्रीत की नजरें भी उन पर चली गईं। प्रीत को अब घबराहट होने लगी। उसकी नजर सामने खड़े प्रतीक पर गई और वो जल्दी से भागती हुई उसके सीने से लग गई। प्रीत बोली, सॉरी, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। प्रतीक मुस्कुराया और कार का गेट खोल दिया। प्रीत अंदर जाकर बैठ गई। प्रतीक भी पीछे से बैठ गया। रघु प्रीत को देखकर सोचने लगा, ये यहाँ क्या कर रही है। प्रतीक रघु से बोला, रघु, मैडम को उनके हॉस्टल छोड़ दो। रघु बोला, सर, पर मैडम जी का हॉस्टल अब बंद हो गया होगा। प्रतीक बोला, रघु, मैडम जी से पूछ लो कि उन्हें कहाँ उतरना है। रघु बोला, सर, मैडम इतनी रात को अकेली कहाँ जाएंगी, इन्हें भी अपने साथ फार्म हाउस ले चलते हैं। कल को वैसे भी संडे है, सबकी छुट्टी का दिन है, तो मैडम को सुबह कोई हड़बड़ी भी नहीं होगी। प्रतीक बोला, रघु, मैंने तुम्हें ख्याली पुलाव बनाने को नहीं कहा, तुम्हारी मैडम से पूछने को कहा। प्रीत बोली, रघु जी, आप जहाँ ठीक समझे वहाँ हमें उतार दीजिए। थोड़ी देर बाद प्रीत और प्रतीक दोनों फार्म हाउस पहुँच गए थे। रघु आउट हाउस चला गया। प्रतीक ने मेड को गेस्ट रूम खोलने को कहा और प्रीत अंदर चली गई। मेड भी अपने सर्वेंट क्वार्टर में चली गई। पूरे फार्म हाउस में सिर्फ प्रीत और प्रतीक थे। अचानक से मौसम ने करवट ली और जोरों की आंधी और तूफान चलने लगी। मूसलाधार बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, साथ ही बिजलियां भी चमक रही थी। प्रीत को बादल गरजने से बहुत डर लगता था। वो डरी सहमी एक कोने में दुबक कर बैठ गई। दूसरी तरफ प्रतीक भी अपने कमरे में था। उसे बार बार प्रीत को किए किसकी याद आ रही थी। उसने रूम में रखे मिनी फ्रिज से एक वाइन की बोतल निकाली और अपने गिलास में डाल पीने लगा। उसने थोड़ी सी बालकनी के शीशे के दरवाजे को खोला। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। प्रतीक हाथों में वाइन का गिलास लिए गेस्ट रूम की ओर चला गया। उसने जैसे ही गेस्ट रूम का दरवाजा खोला, वह चौंक गया। कमरा पूरा खाली था, वहाँ कोई सोया हुआ नहीं था। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और आवाज दी, प्रीत, तुम कहाँ हो। प्रीत ने जैसे ही प्रतीक की आवाज सुनी, वह जल्दी से भागती हुई उसके गले लग गई और अपने चेहरे को उसके सीने में छुपा लिया। प्रतीक ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो। प्रीत बोलने की हालत में नहीं थी। उसने बस डरते हुए इतना ही कहा, वह बादल के गरजने से मुझे बहुत डर लगता है। मैं यहाँ पर अकेले नहीं रह सकती, प्लीज आप मुझे अपने साथ ले चलिए। प्रतीक बोला, रिलैक्स, अब मैं आ गया हूँ, डरो मत। प्रीत उससे अभी अलग हुई ही थी कि अचानक जोरों से बादल गरजा, बिजली चमकी। प्रीत ने वापस जोरों से प्रतीक को जकड़ लिया। प्रीत इतनी जोरों से सांसें ले रही थी कि उसके बदन के उभार बार बार प्रतीक के सीने से टकरा रहे थे। उसकी खुशबू प्रतीक को मदहोश कर रही थी। पहले से ही वाइन का नशा चढ़ा हुआ था और अब प्रीत का नशा भी चढ़ने लगा था। उसने प्रीत को गोद में उठाया और अपने साथ ले जाने लगा।
प्रीत उसके गोद में भी सहमी सी आंखें बंद किए हुए सीने से लगी थी। प्रतीक ने उसे धीरे से लेटाया। प्रीत बोली, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए। प्रतीक बोला, रिलैक्स, मेरा कमरा साउंड प्रूफ है, यहाँ कोई आवाज नहीं आएगी। बालकनी से पानी के छींटे अंदर आ रहे थे। प्रतीक ने बालकनी को भी बंद कर दिया और प्रीत के पास आ गया। अब आवाजें आनी बंद हो गईं, मगर प्रीत का डर खत्म नहीं हो रहा था। प्रतीक ने वाइन का गिलास देते हुए बोला, इसे पी लो, डर खत्म हो जाएगा। प्रीत ने वाइन एक झटके से पी ली। प्रतीक बोला, ऐसे नहीं पीते, आराम से पीते हैं। थोड़ी देर बाद प्रीत बोली, आप सच बोल रहे थे, अब मुझे डर नहीं लग रहा। दरअसल प्रीत ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली, उसे भी नशा होने लगा। इतना बोल बालकनी के दरवाजे को खोल, बाहर बारिश में भीगने लगी। प्रतीक उसे ही देखे जा रहा था, वो बारिश में भी भीग रही थी और प्रतीक उसके जवानी की बारिश में वो भी बाहर चला गया और प्रीत को अपने करीब कर लिया। दोनों के होठ और जिस्म आपस में टकरा रहे थे। दोनों दुनिया से बेखबर अपनी दुनिया में लीन थे। प्रीत नशे में खुद को प्रतीक को सौंप चुकी थी। उसके लिए ये एहसास बिल्कुल नया था। कुछ देर बाद दोनों ने अपनी सीमाएं लांघ चुके थे। दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े थे। प्रीत की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। कुछ पल के शोर के बाद एक मीठी सी खामोशी छा गई थी। प्रीत थककर प्रतीक की बाहों में सो गई थी। दूसरी तरफ प्रतीक को एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। उसने एक नजर प्रीत की तरफ देखा और कहा, प्रीत, मैं तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह प्रीत की आंखें खुली तो उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। तभी उसे अपने शरीर पर कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। उसने नजरें घुमाकर देखा, वो प्रतीक के बगल में सोई हुई थी। उसने कपड़े भी नहीं पहने थे। टेबल के बगल में एक टॉवल रखा था। प्रीत टॉवल लपेटकर वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ी प्रीत कल रात के बारे में याद कर रही थी। उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा था। उसे बादल के गरजने से लेकर प्रतीक के कमरे तक आने तक की बात याद आ गई। फिर उसे याद आया कि उसने अपने डर को भगाने के लिए वाइन पी ली। उसके बाद उसे सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कितनी देर वॉशरूम में थी, उसे कुछ भी एहसास नहीं था। करीब 1 घंटे से वो वॉशरूम में थी। बाहर प्रतीक भी जाग गया था। वो भी प्रीत के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। काफी देर हो जाने के बाद प्रीत बाहर नहीं आई तो उसे घबराहट होने लगी। उसने वॉशरूम का दरवाजा नॉक करते हुए कहा, प्रीत, बाहर आओ। इतनी देर से तुम क्या कर रही हो? अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ पानी के बहने की आवाज आ रही थी। प्रतीक को अब घबराहट होने लगी। वो बोला, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं डुप्लीकेट चाबी से अंदर आ जाऊंगा। उसकी आवाज सुन प्रीत ने धीरे से कहा, मैं आ रही हूँ। उसने खुद को संभाला और वहाँ रखे बाथरोब को पहनकर बाहर आ गई। उसकी नजरें नीची थीं। प्रतीक ने देखा उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई हैं। उसे बेड पर बैठाते हुए बोला, जो कुछ भी हुआ वह हमने नशे में किया। मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। प्रीत बोली, एक आदमी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती, मगर औरत के लिए तो उसका सब कुछ छिन जाने के बराबर होती है। प्रतीक बोला, कल रात जो कुछ भी हुआ उसे मैं कभी भूलना नहीं चाहता। वो एक बहुत ही खूबसूरत एहसास था। मैं आज तक बहुत सी लड़कियों के करीब गया हूँ, पर ऐसा एहसास कभी नहीं फील किया। तुम्हारे करीब आने पर ऐसा लगा जैसे मेरा अधूरापन पूरा हो गया। तुम्हारा करीब आना मुझे एक सुकून देता है। अब मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। तुम मुझसे शादी कर लो। प्रीत उसे देखने लगी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने प्रतीक से कहा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मेरे ऊपर मेरे परिवार की बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैं उन जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। प्रतीक बोला, मैं उन जिम्मेदारियों को पूरा कर दूंगा। प्रीत बोली, नहीं, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। उसे पता था कि उसकी माँ कितनी लालची है। जब उसे पता चलेगा तो इतने बड़े आदमी से शादी कर रही हूँ तो शादी के बदले जरूर उससे मोटी रकम की मांग करेगी। प्रीत नहीं चाहती थी कि प्रतीक को उसके परिवार के बारे में कुछ भी पता चले। उसे नहीं पता था कि प्रतीक को सब कुछ पहले ही पता चल चुका है। उसके बारे में हर जानकारी निकलवा चुका है। प्रीत अपनी किस्मत को रो रही थी कि कैसी किस्मत है, इतना अच्छा इंसान उसके सामने से शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, लेकिन वह उसके साथ शादी नहीं कर सकती। प्रतीक प्रीत से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। प्रीत प्रतीक की ओर देखते हुए अपनी नजरें नीची कर बोली, आई एम सॉरी,
मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं आपकी जिंदगी अपने साथ बर्बाद नहीं कर सकती। प्रतीक उससे दूर नहीं जाना चाहता था। उसके मन में था कि अगर प्रीत उसके पास रहेगी तो एक दिन वह जरूर उसे अपना लेगी। यही सोचकर उसने प्रीत से कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती तो हम एक डील करेंगे। कैसी डील? प्रीत ने पूछा। प्रतीक ने एक लंबी सांस ली और कहा, पहले आराम से बैठो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली ऐसी पहली लड़की हो जो मेरी बीमारी का इलाज हो। आज से तुम मेरे पास रहोगी, मेरे साथ रहोगी। प्रीत एक नजर प्रतीक को देखती हुई बोली, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपके साथ नहीं रह सकती। प्रतीक बोला, सोच लो, मैं तुम्हें 2 दिनों का वक्त देता हूँ। फिर खुद से बोला, अगर खुद ही मान गई तो ठीक है, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा वो रूप देखो जो मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रतीक ने दरवाजा खोला और रघु से पैकेट लेते हुए बोला, आधे घंटे में हमें निकलना है। अंदर आकर उसने प्रीत को कपड़े देते हुए कहा, लो चेंज कर लो और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ। थोड़ी देर बाद प्रीत एक प्लाजो सूट पहने नीचे आई। सभी ने ब्रेकफास्ट किया। प्रतीक ने रघु से कहा, प्रीत को उसके हॉस्टल छोड़ आओ। वह प्रीत को लेकर उसके हॉस्टल जाने लगा। रास्ते में उसने देखा प्रीत गुमसुम सी गाड़ी में बैठी हुई थी। रघु ने वहां छाई शांति को दूर करते हुए प्रीत से पूछा, मैडम जी कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकती हैं। प्रीत कुछ नहीं बोली। रघु ने कहा, प्रतीक सर बहुत अच्छे हैं। तभी प्रीत गुस्से से बोली, आप ज्यादा अपने बॉस की तारीफ मत करिए, वो भी औरों की तरह मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। रघु हंसते हुए बोला, फायदा वो नहीं, आप उनका उठा रही हैं। कल रात आप उस होटल में कमरे में जगराता करने नहीं आई थी, बल्कि किसी के साथ रात गुजारने आई थी। उनकी जगह कोई और होता तो अभी आप हॉस्पिटल के बेड पर होती। आपको नहीं पता, आपको 5 लाख देने का मतलब कम से कम 5 लोग आपके साथ बारी बारी से रात गुजारते। उसके बाद आपका क्या होता? जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कॉल गर्ल होने का धब्बा लग जाता, सो अलग। ये आप क्या कह रहे हैं? रघु मुस्कुराते हुए बोला, प्रतीक सर ने आपके पापा की ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी भी बर्बाद होने से बचाई है। बदले में वो जो भी आपसे मांग रहे हैं वो 2 जिंदगी बचाने से ज्यादा नहीं मांग रहे होंगे। सो फैसला आपको करना है। अगर वो चाहें तो आपको जबरदस्ती अपने पास रख सकते हैं। आप उनकी कैसे कभी आजाद नहीं हो पाएंगी। वो आपको इतना मजबूर भी कर सकते हैं कि आपको हर हालत में उनके पास आना होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चाहते हैं कि फैसला आपकी मर्जी से हो। आपकी जगह मैं होता तो शादी के लिए हाँ कह देता। प्रीत कुछ नहीं बोली, चुपचाप रघु की बातें सुन रही थी। उसे शांत देख रघु ने आगे कुछ नहीं कहा, गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो सीधे उसके हॉस्टल पहुंच गया और बोला, मैम आपका हॉस्टल आ गया। प्रीत भी वहीं उतर गई और धीमी गति से हॉस्टल की तरफ जाने लगी। रघु भी वापस प्रतीक के फार्म हाउस पर आ गया। हॉस्टल में उसकी दोस्त संजना उसी का इंतजार कर रही थी। उसे देखते हुए वो बोली, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम कहाँ चली गई थी? मेरा बॉयफ्रेंड भी होटल तुम्हें लेने गया था, पर पता चला कि रात को तुम वहाँ से चली गई थी। प्रीत चुपचाप बैठी थी। संजना बोली, अरे यार कुछ तो बोलो तुम, रात भर इस आंधी तूफान में कहाँ थी? मैं तुम्हारे लिए परेशान थी और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रीत तुम्हें पैसे मिले या नहीं? प्रीत संजना के गले लग रोने लगी। उसे रोते देख संजना ने पूछा, तुम्हारे पिताजी ठीक है ना? संजना ने उसे फिर पानी का गिलास देते हुए कहा, पहले पानी पी ले, उसके बाद आराम से बात करते हैं। प्रीत जानती थी संजना बिना जाने उसे छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसने संजना से कहा, संजना मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। पैसों का इंतजाम भी हो गया और मेरे पापा का ऑपरेशन भी हो गया, लेकिन ये पैसे मुझे मेरे एक जानने वाले ने दिए। वह नहीं बता सकती थी कि उसे पैसे प्रतीक रघुवंशी ने दिया। संजना बोली, तुम्हारा जानने वाला? ऐसा कौन तुम्हारा जानने वाला आ गया? प्रीत बोली, संजोग देखो, कल मैं जिस शख्स के पास रात बिताने गई थी वह कोई और नहीं, मेरा जानने वाला ही था, जिसे मैं काफी दिनों से जानती थी। जब उसने मुझे देखा और मेरी सारी सिचुएशन समझकर उसने मेरी मदद कर दी, इसलिए हम लोग होटल से जल्दी निकल गए। मैं रात को उसी के घर पर रुकी थी, क्योंकि इतनी आंधी तूफान में मैं आ नहीं सकती थी। मेरे कपड़े भी भीग गए थे, इसीलिए मैंने उसके बाप के कपड़े पहन लिए। प्रीत उससे जानबूझकर झूठ बोल रही थी ताकि उसे इस बात का शक ना हो कि वह अकेले किसी आदमी के साथ
रात भर उसके घर में रुकी थी। संजना बोली, चलो अच्छा हुआ, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत डरी हुई थी, क्योंकि एक बार आदमी इस दलदल में घुस जाता है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर उसे सबसे आसान तरीका पैसे कमाने का यही लगने लगता है। प्रीत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैंने सिर्फ एक दिन में कितना कुछ देख लिया। संजना बोली, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। संजना बोली, अच्छा ठीक है, तो तू आज ऑफिस नहीं जाएगी? प्रीत बोली, नहीं, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं छुट्टी ले लूँ। संजना ने अपना बैग उठाया और कहा, अच्छा ठीक है, चलती हूँ, तू आराम कर। इतना बोल संजना ऑफिस के लिए निकल गई। प्रीत अपने ऑफिस में फोन करके आज की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दिया। वह कुछ समय अकेले रहना चाहती थी। उसे बार बार रघु की कही बातें याद आ रही थीं। फोन की घंटी की आवाज सुन वो यादों से बाहर निकली। उसके घर से फोन आ रहा था। उसकी माँ फोन कर रही थी। वो बोली, बेटा तुम्हारे पापा का ऑपरेशन तो हो गया, सब बढ़िया से निपट गया, पर इन सब में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। प्रीत गुस्से में बोली, माँ मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब आएंगे तो भिजवा दूंगी, अभी तो मैंने उधार लेकर आपको पैसे भिजवाए। दूसरी तरफ से अनुराधा भी गुस्से में बोली, तुमने पैसे भिजवाकर कोई एहसान नहीं किया, तुमने अपने बाप का ही इलाज किया। बिन माँ की बच्ची को कौन पूछता है? मैंने तुझे अपनी बच्ची से भी बढ़कर प्यार किया और तू मुझसे ऐसी बातें कर रही। प्रीत को अब अनुराधा जी की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने कहा, माँ मैं ऑफिस में हूँ, बाद में बात करती हूँ। दूसरी तरफ प्रतीक आज फिर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट गया। अनिका उसे देखकर बहुत खुश हो गई और पूछा, कल तुम अचानक पार्टी छोड़कर कहाँ चले गए थे? प्रतीक ने कहा, वो एक फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, इसलिए अर्जेंटली वहाँ से निकलना पड़ गया था। आई एम सो सॉरी। अनिका बोली, कोई बात नहीं, तो माँ यही मेरे लिए काफी था। प्रतीक के फोन पर किसी का मैसेज आया। प्रतीक ने मैसेज पढ़ा, सर मैडम तो आज ऑफिस नहीं आई हैं। प्रतीक अनिका से बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, कल के लिए सॉरी बोलने आया था। दूसरी तरफ प्रीत ने भी डिसीजन ले लिया कि वो प्रतीक की कंपनी में अब काम नहीं करेगी। वो सब कुछ छोड़ अपने घर वापस चली जाएगी। पहले वो अपनी फैमिली से बात करेगी, अगर वो शादी के लिए मान जाएंगे तो फिर प्रतीक से बात करेगी, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर वहीं कोई जॉब देख लेगी। ये सब सोच प्रीत अपने घर जाने के लिए पैकिंग करने लगी। आगे की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।